के बिल्कुल। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सरोज वेरी गुड इवनिंग, पूनम वेरी गुड इवनिंग, प्रमोद नोगी 7 मिनट अपन लेट हो चुके हैं, जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज मेंशन कर रखा है जो कि है अपने न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है सर। और यदि आपका जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि देखिएगा आप कम्युनिटी के अंदर जब ड्यूटी करोगे या आप आओगे तो आप उन लोगों से डायरेक्टली डील करोगे जो लोग शायद तक सोशियो इकोनॉमिकली स्टेटस से थोड़े से वीक है, शायद तक जो एजुकेशन को लेकर थोड़े से वीक है, लिटरेसी को लेकर थोड़े से वीक है, जिनको शायद तक न्यूट्रिशन के बारे में अप्रोप्रिएटली नॉलेज नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन के थ्रू आप कुछ ऐसा इफेक्ट ले आए पहले अपने एग्जाम का पर्सपेक्टिव से, और उसके बाद में जब आप कम्युनिटी के अंदर जाओ तो इन्हीं सारी वैल्यूज को लेकर आप जो है वहाँ पे आप अच्छी तरह से अपनी जो सेवाएं हैं उनको दे सकते हो। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अरे मनोज जी माफ कर दो यार, 12 मिनट लेट हो गए तो हो गए, ठीक है ना। वेरी गुड इवनिंग। चलिएगा स्टार्ट करते हैं डियर अपने आज के टॉपिक के बारे में। जो आज का क्लास है वो है आपका न्यूट्रिशन। क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन और अपने आप में क्या है। तो डियर एक छोटा सा मैं आपके सामने एक चीज बोल रहा हूँ, वो ये है कि सर अपने को सबको पता है कि अपना जो बॉडी है उस बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट जो होता है, बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं अपन सेल। डियर ये जो सेल है, ठीक है ना, अपने को सबको पता है कि अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक सेल होता है, और हर एक स्पेसिफिक सेल को काम करने के लिए या हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन का जो सेल है वो तभी वहां पे प्रेजेंट है या वो तभी वहां गिना जाएगा जब वो अपना वर्क करेगा या फंक्शन करेगा। देखिएगा सर ये जो सेल है वो सेल आपके बना होता है सेल मेम्ब्रेन का, बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन का बना होता है। डियर ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो खुद बना होता है आपका लाइपोप्रोटीन से, प्रोटीन से। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से निकल के बाहर आता है कि सर अपनी बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अपनी बॉडी में क्यों न्यूट्रिशन इफेक्ट है, आपका क्यों न्यूट्रिशन काम का है, क्यों न्यूट्रिशन को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो उसके पीछे का जो रीजन है बेटा वो ये रीजन बिहाइंड है कि सर आप थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी के बारे में सोचिएगा। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर मैंने उठाया जिसका नाम है सेल। बेटा ये जो सेल है ये सेल खुद बना होता है सेल मेम्ब्रेन से, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना होता है बेटा लाइपोप्रोटीन का। लाइपो का मतलब लिपिड, लिपिड का मतलब फैट, और बेटा प्रोटीन का मीनिंग प्रोटीन। यानी कि उस सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आपको उन एलिमेंट्स की जरूरत है जिनको आप न्यूट्रिशन में डिस्कस करते हो। ये जो सेल है उसको काम करने के लिए, इस सेल को काम करने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जो कि बॉडी के अंदर किसका काम करता है, आपका एनर्जी का काम करता है। बेटा ये एटीपी बनने के लिए जरूरत पड़ती है आपके ग्लूकोज की, जो कि क्या है, एक न्यूट्रिएंट है। यानी माने तो आपकी बॉडी का हर एक सेल जो है वो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट का बना है, और उस सेल को काम करने के लिए किसी ना किसी एक स्पेसिफिक टाइप के आपके केमिकल की जरूरत है, और वो स्पेसिफिक टाइप का केमिकल आपका न्यूट्रिएंट है। जब तक आपकी बॉडी के अंदर इन एलिमेंट्स की जो लेवल है, इन एलिमेंट्स का जो पार्ट है वो पूरा नहीं मिलेगा, तब तक अपना जो बॉडी है वो ना तो ढंग से बन पाएगा ना ढंग से काम कर पाएगा। मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया था सेल मेम्ब्रेन का, जो लाइपोप्रोटीन का बना है, और इस सेल को काम करने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, बेटा इसको काम करने के लिए पड़ती है ग्लूकोज की जरूरत, जो भी एक आपका न्यूट्रिएंट है। तो शायद तक अपन ये बोल सकते हैं कि क्यों आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जरूरी है। ऐसे करके धीरे धीरे अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा बेटा न्यूट्रिशन, इसका अपन बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि न्यूट्रिशन है वो अपने आप में क्या है। तो सर न्यूट्रिशन जो है वो अपने आप में एक ब्रांच होता है मेडिकल साइंस का, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है, एक ऐसा ब्रांच होता है जो डील करता है, डील विथ, जो डील करता है किसके साथ में, न्यूट्रिएंट के साथ में, न्यूट्रिएंट्स के साथ में, ठीक है। यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो अपने आप में क्या है सर, न्यूट्रिएंट अपने आप में एक ब्रांच होता है मेडिकल साइंस का जो कि डील करता है किसके साथ में, न्यूट्रिएंट के साथ में। इन न्यूट्रिएंट के साथ में कैसा डील करता है, तो बेटा इनके साथ में डील करता है हाउ टू अचीव, वेरी गुड, हाउ टू अचीव एंड हाउ यूटिलाइज इट, हाउ यूटिलाइज इट, हाउ टू अचीव एंड हाउ यूटिलाइज इट। वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, कि न्यूट्रिशन अपने आप में क्या है। तो न्यूट्रिशन के थ्रू आउट आप ये डिस्कस करोगे सर न्यूट्रिशन है वो एक मेडिकल साइंस का ऐसा ब्रांच होता है जो डील करता है किसके साथ में, न्यूट्रिएंट के साथ में। क्या डील करता है न्यूट्रिएंट के साथ में, हाउ टू अचीव। देखो बेटा यह अचीव का जो मीनिंग है वो सिंपल सा ये है कि इस अचीव के थ्रू मैं ये पता करना चाहूंगा कि कोई भी न्यूट्रिएंट, चाहे वो आपका प्रोटीन है, चाहे वो फैट है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है या मिनरल है, ये जितने भी जो न्यूट्रिएंट होता है उन न्यूट्रिएंट को आपका बॉडी प्राप्त कैसे करता है। हाउ टू अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। अरे माने ये जितने भी न्यूट्रिएंट है वो अपने को खाने में मिलेंगे, और खाना है वो अपन अंदर की तरफ खाएंगे, और खाना खाने के बाद में इनसे जो न्यूट्रिएंट है वो धीरे धीरे अपने को मिलेंगे। सर इसी न्यूट्रिशन के अंदर डिस्कस करते हैं कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट है वो अपने को मिलता कैसे है, एंड हाउ टू यूटिलाइज। और बेटा यहाँ जो यूटिलाइज का जो काम है, यूटिलाइज का जो मीनिंग है वो यूटिलाइजेशन से मीनिंग है कि ये जो न्यूट्रिएंट है वो बॉडी के अंदर काम कैसे करेगा। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज अपनी बॉडी में एनर्जी बनाने का काम करेगा, प्रोटीन है वो आपकी सेल की मेम्ब्रेन बनाने के अंदर काम करेगा, या और भी प्रोटीन के जो काम है वो सारे सारे प्रोटीन करेगा। बस यही बेसिक सा फंडा अपने अप्लाई करते हैं न्यूट्रिशन के अंदर कि न्यूट्रिशन क्या है, अपने आप में एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है जो कि डील करता है किसके साथ में, न्यूट्रिएंट के साथ में, और न्यूट्रिएंट्स के साथ में क्या डील करता है, हाउ टू अचीव एंड हाउ टू यूटिलाइज। डियर ये एक छोटा सा चीज वर्ड आया था न्यूट्रिएंट्स, कि ये न्यूट्रिएंट्स है वो अपने आप में क्या है, ठीक है सर। न्यूट्रिएंट का मीनिंग होता है, न्यूट्रिएंट का मीनिंग होता है केमिकल, केमिकल दैट प्रेजेंट इन फूड। यानी कि खाने के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है, खाने के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है, खाने के अंदर जो केमिस्ट प्रेजेंट है, उसी को दैट प्रेजेंट इन फूड, उसी को मैं न्यूट्रिएंट बोलता हूं। फॉर एग्जांपल आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन्स, ये जितने भी जो आपके न्यूट्रिएंट है ये सारे सारे आपके खाने के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं को अपन बोलते हैं क्या, कि बेटा न्यूट्रिएंट वो चीज है जो कि केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, खाने के अंदर। जो खाने के अंदर जो है ठीक है ना, खाने के अंदर जो प्रेजेंट है उन्हीं को मैं क्या बोलता हूं बेटा, उन्हीं को मैं न्यूट्रिएंट्स बोलता हूं। सर ये जो न्यूट्रिएंट्स है इन न्यूट्रिएंट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है,
क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, तो सुनना इसको थोड़ा सा। सर इसका जो न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे, नीड इन फूड, यानी कि जो आप खाना खा रहे हो उस खाने के अंदर जो खाना आपके जीवन या दैनिक दिनचर्या को पूर्ण करने के लिए जो जरूरत है उस खाने को खाने में किन किन और किस किस क्वांटिटी का या कितना आपका नीड है, उस बेसिस के ऊपर इसका आपका क्लासिफिकेशन किया गया है। और इस क्लासिफिकेशन में अपन बात करते हैं कि बेटा जो न्यूट्रिएंट है वो दो टाइप का होता है। एक वो न्यूट्रिएंट होता है जिसको अपन मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, और एक वो न्यूट्रिएंट होता है जिसको आप माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। देख बेटा नाम से पता चल रहा है, मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा या बड़ा, ठीक है। न्यूट्रिएंट यानी कि केमिकल जो कि फूड में प्रेजेंट है, वो न्यूट्रिएंट जो कि फूड में ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए, उन न्यूट्रिएंट को मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलता हूं। और वो न्यूट्रिएंट कौन कौन से, तो बेटा वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये तीनों के तीनों जो न्यूट्रिएंट है वो आते हैं किसके अंदर, ये तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट है वो आते हैं आपके अंदर किसमें, सर ये तीनों न्यूट्रिएंट आते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट में। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या होता है बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जो कि जिनका अमाउंट कम हो तो भी काम चल जाएगा, या जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा, अमाउंट वो न्यूट्रिएंट जो कम अमाउंट में आपको जरूरत पड़ती है उन न्यूट्रिएंट को आप माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हो। और वो न्यूट्रिएंट होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इज वेरी क्लियर कि हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, तो नाउ द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज डिपेंड अपॉन द नीड, कि उसको कितना नीड है, किस बेसिस के ऊपर अपन कर रहे हैं, तो वो नीड और उसके ऊपर कर रहे हैं। और नीड के अकॉर्डिंग आपके जो न्यूट्रिएंट्स है देयर आर टू टाइप, वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट, अनदर इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट। द मैक्रो न्यूट्रिएंट आर द दोज न्यूट्रिएंट दे आर नीड इन टू मच एंड लार्ज अमाउंट, और लार्ज अमाउंट के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट चाहिए होता है। और दूसरा जो है आपका विटामिन एंड मिनरल्स। सर ये जो आपके न्यूट्रिएंट है, ठीक है, देखिएगा बिल्कुल क्लियरली अपन ने बात कर रखा है कि जो आपके न्यूट्रिएंट है उनका क्लासिफिकेशन देखिएगा कौन सा आपका कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो सर एक जो आपके खाने की थाली होती है उसको यदि मैं 100% के अंदर आपका क्लासिफाई करूं कि आपका 100% आपको न्यूट्रिशन पूरा करना, उस न्यूट्रिशन में कौन सा न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में चाहिए होता है, तो सर सबसे पहला था कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है 50 to 60% इन द फूड, ठीक है। अरे बेटा देख एक छोटी सी सिंपल सी बात समझना, कार्बोहाइड्रेट होता है रोटी में, रोटी है वो अपने को 3-4 चाहिए, सब्जी की तुलना में कार्बोहाइड्रेट या रोटी है वो ज्यादा चाहिए या नहीं चाहिए, इसीलिए बोला है कार्बोहाइड्रेट है वो 50 to 60% चाहिए होता है। सर दूसरा जो आता है वो आता है फेट चाहिए होता है लगभग लेस देन 30% आपको चाहिए होता है। थर्ड वन इज द प्रोटीन चाहिए होता है लगभग 10 to 15%, ठीक है। सर ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों के तीनों जो है उनको अपन ने बात किया था मैक्रो न्यूट्रिएंट में। एक आपका वाटर ये एडिशनल है, ठीक है। 8 ओज यानी कि 8 ओज का मीनिंग होता है 1 ओज इक्वल टू 30 ml, लगभग 250 के आसपास का आपका जो है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका लगभग 2400 ml आपका फ्लूइड आपका पानी है वो पर डे चाहिए होता है। लिख लीजिएगा ये सारी वैल्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखना। ये जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। सर जो कार्बोहाइड्रेट वो कितना चाहिए होता है, 50 to 60%। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिख रखा है यहाँ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो लगभग आपका 4 किलो कैलोरी के लगभग एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा आपका फैट लगभग चाहिए होता है 30% से कम, लेस देन 30%। ये जो है वो 1 ग्राम जो फैट है वो लगभग 9 किलो कैलोरी के आसपास आपका एनर्जी वो प्रोवाइड करता है। और तीसरा जो है बेटा वो है प्रोटीन, और प्रोटीन लगभग आपका 10 से 15% आपको चाहिए होता है खाने के अंदर, ये प्रोवाइड करता है 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 किलो कैलोरी, ठीक है। सर जूम करो बेटा, मैं ये लिख रहा हूँ ये जूम से भी बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, अच्छे से आपको दिखाई देगा, ठीक है, बिल्कुल दिखाई देगा। चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। अगला यदि मैं बात करूं तो सर अगला जो आता है वो जो कि आपके नॉन कैलोरी का काम करते हैं। ये कभी भी वाटर, मिनरल और विटामिन्स ये कभी भी आपका एनर्जी नहीं देते, ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं देते कभी भी, बिना एनर्जी देने वाले सोर्सेज है। वो कौन कौन है, वाटर है, मिनरल है और आपके विटामिन्स है, ठीक है। सर बात करते हैं पानी, वाटर कितना चाहिए होता है, आपने लिखा है कि सर वहां पे आपको लगभग आपको है 8 ओज के लगभग 80 ओज के लगभग आपका जो पानी है वो चाहिए होता है, ठीक है। सर बात किया है कि आपका जो पानी के अलावा बाद में बात कर रहे थे अपन विटामिन्स के बारे में। ये जो विटामिन्स है वो क्या करता है बेटा, विटामिन जितने भी होते हैं चाहे वो आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन हो या फैट सोल्यूबल विटामिन हो, ये वाटर सोल्यूबल और जो फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स है ये आपकी बॉडी में क्या करते हैं बेटा, ये एनर्जी कभी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये एनर्जी को फुलफिल करने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर ये क्या करते हैं बेटा, को एंजाइम की तरह काम करते हैं, ठीक है। सो अपना जो पढ़ रहे थे वो ये देख रहे हैं कि सर आपका न्यूट्रिएंट है वो क्या है, तो केमिकल है वो प्रेजेंट है फूड में, उन केमिकल्स को अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट। कितने केमिकल होते हैं, तो बड़े आपके 5 या 6 केमिकल थे। पहला था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था फैट, तीसरा था प्रोटीन, चौथा था मिनरल्स, पांचवा था विटामिन, छठा था वाटर। इन 6 मिनरल्स को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है। कौन से में, एक तो वो मिनरल वो न्यूट्रिएंट्स जिनका अमाउंट ज्यादा चाहिए होता है, जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, जिनको आपने मैक्रो न्यूट्रिएंट बोला है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपके 3 थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। आपने लिखा है पूरा, मैं वापस एक बार इसको है वो रिवाइज कर रहा हूं। माइक्रो के अंदर आपके टोटल आपने डिस्कस किया था विटामिन और मिनरल्स। बेटा इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है और फैट है, ये तीनों के तीनों वो न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी में एनर्जी देंगे, जो आपकी सेल के अंदर एटीपी बनाएंगे, जो आपकी सेल को काम करने के लिए ऊर्जा प्रोवाइड करेंगे। इन न्यूट्रिएंट को आप एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट बोलते हो। कौन सा न्यूट्रिएंट कितना देता है, लिखा है अपन ने कि सर कार्बोहाइड्रेट है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, लगभग 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम आपका प्रोटीन है वो कितना देता है, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम आपका जो फैट है वो कितना देता है बेटा, 1
ग्राम फैट इक्वल टू 9 किलो कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 किलो कैलोरी, ये अपन ने बात किया है। इसमें से कुछ चेक ऐसे हैं जो कि एनर्जी नहीं देते, ठीक है ना, लेकिन वो बॉडी के अंदर काम करते हैं। क्या वो बॉडी के अंदर ये काम करते हैं कि सर किस हिसाब से आपका बॉडी है वो बॉडी चलेगा, या जो आपकी रिएक्शंस होती है उनको एग्जिबिट कराने में आपका हेल्प करते हैं, वो था आपके मिनरल्स और वो था आपका विटामिन। सर ये डिस्कस करने के बाद में अगला मैं एक चीज बताऊं, दैट इज द नरिशमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द नरिशमेंट। क्या मीनिंग होता है नरिशमेंट का? देख बेटा, नरिश जो है, नरिश जो वर्ड है, नरिश का मतलब हुआ है यहाँ पे कि सर जो भी आप न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हो, क्या वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए एनफ है या नहीं है, एनफ है या नहीं है? क्या जो भी न्यूट्रिएंट्स आप यूज कर रहे हो वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के लिए एनफ, मतलब कि आपकी बॉडी को जितनी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से वो न्यूट्रिएंट है वो फूड के अंदर कंप्लीट है या नहीं है। यदि खाने के अंदर सारे सारे न्यूट्रिएंट है वो उस मात्रा में अवेलेबल हो जिस मात्रा में आपकी बॉडी को जरूरत हो, तो आप बोलेंगे कि सर आपका जो बॉडी है वो फुली नरिश्ड है या नरिशमेंट है, ठीक है। वापस पकड़ना मेरी बात को बेटा, ये नरिशमेंट का मीनिंग है जो न्यूट्रिएंट आपके फूड में अवेलेबल है, क्या वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को जितनी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से एनफ है या नहीं है, यानी कि उसके हिसाब से काफी है या नहीं है। यदि उसके हिसाब से काफी है तो मैं बोलूंगा कि मेरी जो बॉडी है वो फुली नरिश्ड है, ठीक है। अब नरिशमेंट है वो दो ही टाइप का हो सकता है, या तो अंडर नरिशमेंट या ओवर नरिशमेंट या इक्वल नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट कैसे? मान लीजिएगा कि मेरा बॉडी वेट है वो बॉडी वेट 100 kg है और मेरे को 100 kg को पूरे दिन चलाने के लिए लगभग मेरे को है वो 100 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि आपका जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का आरडी होता है 1 ग्राम पर डे पर केजी के हिसाब से, ठीक है। सपोज कीजिएगा कि सर मेरा जो बॉडी वेट है वो 100 kg है, यदि 100 kg में, ठीक है, यदि 100 kg आपका बॉडी वेट का कोई बंदा है, उस 100 kg बॉडी वेट वाले बंदे के अंदर एक दिन में लगभग 100 ग्राम के आसपास आपका प्रोटीन है उसकी जरूरत पड़ती है। यदि वो बंदा 100 ग्राम प्रोटीन आपका एक दिन में नहीं ले पा रहा है किसी भी कारणवश, किसी भी मजबूरीवश, तो क्या उसका बॉडी प्रोटीन को लेकर नरिश्ड है? नहीं, वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है। सर मीनवाइल मैं बोलूं कि कोई बंदा है जिसका वेट आपका 50 kg है और 50 kg वाला बंदा है जिसको लगभग 50 ग्राम प्रोटीन पर डे की जरूरत है, यदि वो 50 ग्राम की जगह आपका 70 ग्राम या 80 ग्राम या 90 ग्राम के लगभग यदि आपका प्रोटीन ले रहा हो तो वो उसके लिए ओवर नरिशमेंट हो गया, ठीक है ना। तो सर जो अंडर नरिशमेंट है, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ठीक है। अंडर नरिशमेंट जो है, अंडर नरिशमेंट वो कोज बनता है बेटा माल न्यूट्रिएशन का, वो कोज बनता है माल न्यूट्रिएशन का कि हाँ उसके अंदर आपका एप्रोप्रिएटली नहीं है। इस माल न्यूट्रिएशन के बॉडी की जो ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट वो रिटार्ड होंगे, यानी कि बॉडी है उस अमाउंट में ग्रोथ नहीं कर पाएगा जिस अमाउंट उसको ग्रोथ करना चाहिए। बेटा अगला जो इसके अंदर एक छोटा सा आपका एक टॉपिक और आता है वो आता है फूड, ठीक है। मैं छोटी डेफिनेशंस के साथ में आपके सामने आया हूं कि ये छोटी जो डेफिनेशंस है वो आपके छोटे एमसीक्यूज में पूछेंगे, और सीएचओ के अंदर वैसे भी आपका छोटा है या, ठीक है ना, छोटा पानी है या फिर आपका जो छोटा एमसीक्यूज है वो आपका आएगा, ठीक है। चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा फूड। बात किया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि व्हाट इज द न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो बात किया था सर न्यूट्रिएंट है वो केमिकल है जो प्रेजेंट होता है फूड में। ये फूड के उदाहरण है वहीं से आई थी, ठीक है, कि सर व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, फूड के अंदर, और यहीं से न्यूट्रिएंट की उदाहरण आई थी। और न्यूट्रिएंट के उदाहरण ने ये बोला था कि बेटा फूड के अंदर आपके न्यूट्रिएंट होते हैं, तो फूड अपने आप में क्या है, तो एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन होती है, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा, एनीथिंग दैट कैन ईट एंड ड्रिंक, कुछ भी ऐसा जिसको खाया जा सके या पिया जा सके, दैट विल कंसिडर्ड इनटू फूड, वो किसमें कंसिडर्ड होगा बेटा, फूड के अंदर। दैट कैन ईट एंड ड्रिंक, वेरी गुड, शिव प्रताप सिंह सोलंकी, आप जरूर जिनोमिक के मेंबर रहे हुए हो, ठीक है। चलिएगा वेरी गुड, एनीथिंग दैट कैन ड्रिंक एंड ईट, उसी को मैं क्या बोलता हूं बेटा, फूड बोलता हूं। अब देख बेटा जो तूने खाया है और पिया है, ठीक है, इसको वापस थोड़ा सा रिवर्स करता हूं, सारा सब कुछ समझ में आएगा। जो भी तूने खाया या पिया है, यदि उसके अंदर जितने भी जो केमिकल्स हैं वो केमिकल आपके न्यूट्रिएंट है, यदि ये जो न्यूट्रिएंट है वो आपकी बॉडी की जरूरत के हिसाब से पूरे हैं तो आपकी बॉडी नरिश्ड है। यदि आपकी जरूरत से कम है तो अंडर नरिश्ड है, यदि आपकी जरूरत से ज्यादा है तो ओवर नरिश्ड है। इस अंडर नरिश्ड का, ओवर नरिश्ड का, ये न्यूट्रिएंट्स का, ये फूड का, ये न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा, क्या करेगा, ये सारे कॉम्प्लेक्स को अपन न्यूट्रिशन के अंडर पढ़ते हैं। सही तक ये पूरा जो जाल है वो आपके समझ में आया होगा, ठीक है। चलिएगा सर, हेल्थ इज वेल्थ, न्यूट्रिशन, वेरी गुड। चलिएगा बेटा अगला बात करते हैं कि जो आपका फूड है वो फूड कितने टाइप का, या क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के अंदर अपन बात करें तो ये लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा आपका जूम कर देता हूँ क्योंकि आदत लगी हुई है आपको। चलिएगा सर, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड कि आपका जो फूड है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो सर पहला है बाय द केमिकल नेचर, ठीक है, केमिकल नेचर, अरे बेटा अभी तो बात किया था केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो केमिकल है फूड के अंदर उसके हिसाब से आपका जो फूड है वो कितने टाइप का है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका जो फूड है वो होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट, केमिकल है, पॉलीसेक्राइड है, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कैसा पॉलीसेक्राइड है, प्रोटीन, ठीक है, फूड प्रोटीन, उसके बाद में फैट, उसके बाद में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर, ये सारे के सारे वही केमिकल है जो कि अभी अपन बात कर रहे थे, जिनको आपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपका डिवाइड किया था। दूसरा बेटा बाय द फंक्शन इन द बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होंगे, तो बेटा वो 3 टाइप के होते हैं। एक वो जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, मैक्सिमम जो एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है, ऐसे मैक्सिमम नहीं, टोटल परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को आपने 50 से 60% लिया था। सर बॉडी बिल्डिंग का काम जो है वो प्रोटीन करता है, सीधा एमसीक्यू पूछा जाता है इसके ऊपर, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइडिंग में कार्बोहाइड्रेट के ऊपर पूछा जाता है सीधा ग्लूकोज के थ्रू, क्योंकि ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। सर प्रोटेक्टिव, यानी कि प्रोटेक्शन करने वाला आपका फैट,
ठीक है सर। अगला जो आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, देख केमिकल नेचर और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में फर्क है। ठीक है, याद रखना इसको। केमिकल नेचर के हिसाब से आपका जो फूड है वो था जो आपने मैक्रो और माइक्रो के अंदर देखा। बेटा जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से खाना दो टाइप का होता है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बहुत ही छोटा सा आपका इसके अंदर डिफरेंशिएशन है। ये उन लोगों को पता होगा जिन जिन जो कि साइंस बैकग्राउंड से होंगे कि कोई भी जो प्रोडक्ट या कोई भी केमिकल है वो ऑर्गेनिक कब है, या उन लोगों को 100% पता होगा जिनका बैकग्राउंड जीनोमिक्स है, क्योंकि अपन जो ऑफलाइन क्लासेज होती है उसमें इसको डिटेल से देखते हैं। ठीक है ना सर। जो ऑर्गेनिक है बिल्कुल सिंपल है, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो सारे वो कंपोनेंट होंगे जिनके अंदर आपका कार्बन है वो प्रेजेंट होगा। वेरी गुड, लिख ले इसको कहीं पे भी, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट होंगे जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा, यानी कि इस चीज की सत्यता है। देख बेटा, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक सीएचओ नहीं बनेगा। ठीक है, सीएचओ बनने के लिए पढ़ना जरूरी है, उतना ही किसी पार्टिकल का ऑर्गेनिक होना जरूरी होगा कि उसमें कार्बन प्रेजेंट हो। यदि कोई भी ऐसा केमिकल जिसके अंदर आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस केमिकल को मैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट बोलता हूं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलता हूं। और यदि किसी में आपका कार्बन एब्सेंट है, कार्बन एब्सेंट है, नहीं है वहां प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, तो उस मॉलिक्यूल को मैं इनऑर्गेनिक बोलता हूं। ठीक है, तो सर इसका खाने से क्या लेना देना, इसका न्यूट्रिशन से क्या लेना देना, लेना देना है सर। ठीक है सर, इसके अंदर जो है वो खाने का लेना देना है, बिल्कुल। ठीक है सर, न्यू मॉर्निंग बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? संगीता यादव, डियर संगीता, अभी न्यू मॉर्निंग बैच है वो अभी स्टार्ट हुआ है, लगभग महीना भर उसको हुआ है। इफ यू इट इज एक्सेसिबल फॉर यू, यू कैन कम एंड जॉइन अस। ठीक है ना, इसके बाद में जो है मॉर्निंग बैच थोड़ा सा डिलेड स्टार्ट होगा। इवनिंग बैच हमारा जो है वो हम अभी दिसंबर के लास्ट में 24 एंड 25 दिसंबर के आसपास है, वो चालू करने के बारे में अपना चल रहा है। ठीक है, चलिएगा। गुड्डू सेरिया, केमिस्ट्री, बिल्कुल बेटा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। चलिएगा, अपन कार्बन पे थे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पे थे। बेटा ऑर्गेनिक वही मॉलिक्यूल होगा या वही कंपोनेंट होगा जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है, आपका कार्बन प्रेजेंट है। जब तक कार्बन नहीं तब तक वो आपका ऑर्गेनिक नहीं। इनऑर्गेनिक कौन होता है? तो इनऑर्गेनिक वो होता है जिसके अंदर कार्बन एब्सेंट होता है। सर इसका न्यूट्रिशन से क्या लेना देना? अरे न्यूट्रिशन से है भाई, कैसे है देख, समझ इसको। ठीक है, देख तू लिखता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट CHO लिखता है तू इसको, या तेरा वाला CHO देख यहाँ फिर आ गया। ठीक है, CHO कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें देख ये C कार्बन है। ठीक है, अरे देख फेट, फेट के अंदर होता है फैटी एसिड, फैटी एसिड उसमें भी कार्बन है। प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर होता है तेरा एमाइनो एसिड, उसमें भी तेरा कार्बन है। विटामिन, विटामिन में भी तेरा कार्बन है। तो सर ऐसे तो सब में आपका कार्बन हो गया, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन नहीं है? तो कार्बन नहीं होता है बेटा, देख तेरा H2O में, जल में, इसमें कार्बन दिख रहा है आपको कहीं? नहीं दिख रहा, ये इनऑर्गेनिक हुआ। कार्बन नहीं होता आपके इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, विनोद मीणा, न्यूट्रिशन का कितना वेटेज है? विनोद जी, न्यूट्रिशन का उतना ही वेटेज है जितना अभी आपको सामने रोटी खा के, सभी शाम के टाइम में रोटी खा के आप पढ़ने बैठे हो। आप अभी यदि स्वस्थ तरीके से बैठे हो, आप स्वस्थ तरीके से देख पा रहे हो, आप अपने स्वस्थ सोच से यदि ये कमेंट लिख पा रहे हो, ठीक है, तो इस लिखने में, पढ़ने में, देखने में जितना वेटेज था आपके हाथों का, जितना वेटेज था आंखों का, जितना वेटेज था आपकी सोच का, उतना ही वेटेज CHO के एग्जाम में न्यूट्रिशन का है भाई। ठीक है, चलिएगा सर। देख इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, अरे इलेक्ट्रोलाइट तेरे देख सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, तेरा मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोराइड, इनमें कहीं पे भी आपको कार्बन दिखा क्या? नहीं दिखा। जब इनमें कार्बन नहीं है तो बेटा मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये सारे इनऑर्गेनिक है। तो सर यही तो अपन बात कर रहे थे, यही तो अपन बात कर रहे थे कि ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपके फूड है वो दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। याद रख लेना बेटा, ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आपका फैट है, आपके जो जितने भी जो वाइटामिन है वो है। इनऑर्गेनिक आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपका H2O है। ठीक है, चलिएगा, चलिएगा, वेरी गुड। अगला बात करते हैं बेटा बाई मास। ठीक है, बाई मास, मास का मतलब होता है आपका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, और क्वांटिटी के हिसाब से मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट ये दो प्रकार का खाना था। ठीक है, चलिएगा। अगला बात करते हैं बाई ओरिजन। ठीक है, यानी कि आप जो फूड खा रहे हो उस फूड को आपने कहां से एक्सट्रैक्ट किया है। बेटा एक्सट्रैक्ट दो टाइप से हो सकता है, आपने खुद ने पढ़ा होगा कि आपका जो एक्सट्रैक्शन है वो दो टाइप से हो सकता है, या दो टाइप के लोग आपको मिलेंगे। एक वो लोग जो मांसाहारी हैं, एक वो लोग जो शाकाहारी हैं। जो लोग शाकाहारी हैं, शाकाहारी खाते हैं, उनके लिए जो आपका ओरिजन है वो ओरिजन होना चाहिए वेजिटेबल। ठीक है, उनका जो है वो होना चाहिए प्लांट, जितने भी वेजिटेरियंस हैं उनके लिए। और दूसरा जो है बेटा वो होता है आपका एनिमल फूड, और एनिमल फूड के अंदर आता है आपका नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन जो है। ठीक है, और बाय द न्यूट्रिटिव वैल्यू, ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका जो है वो 12 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, वो अपन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये अपन डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे हर एक न्यूट्रिएंट्स को या फूड को पढ़ेंगे वैसे वैसे इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। तो आई थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। द क्लासिफिकेशन इज फूड इज नथिंग, दिस इज ओनली जस्ट ओनली हाउ टू अचीव फूड एंड हाउ मेनी टाइप्स वी हैव टेकन द फूड। कितने टाइप्स अचीव करते हैं और कितने टाइप्स अपन लेते हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं उन्हीं को डिवाइन किया। केमिकल नेचर आपका वो हो गया, फंक्शन वो हो गया आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, बाई मास मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, बाई ओरिजन, बाई ओरिजन, ठीक है ना, बाई ओरिजन, ठीक है, प्लांट फूड, एनिमल फूड, ठीक है, बाय न्यूट्रिटिव वैल्यू 12 कैटेगरीज। ठीक है सर, इसके बाद में जो अपना अगला आता है, ठीक है ना, वो आता है आपका माल न्यूट्रिशन। वेरी गुड, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लिया, माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। देख बेटा, माल का मतलब होता है अब नॉर्मल, सुनना, ठीक है ना, समझना, जो चीज है उस चीज को समझ में। तो अक्सर बेसिकली बोलता हूँ आपको यदि ढंग से संधि विच्छेद और समाज विग्रह आते हैं तो आपके लिए मेडिकल साइंस है वो कोई बड़ा तोप नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, चलिएगा,
ठीक है, चलिएगा बात करते हैं सर ऑर्गेनिक को वापस समझाओ। अरे बंकर बरकत लाल जी, ऑर्गेनिक बरकत अली जी, ऑर्गेनिक कुछ नहीं, ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट में है, सी फॉर कार्बन, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, याद रख लेना बस, यही खूब है, यही आएगा एग्जाम में। चलिएगा देख बेटा, माल न्यूट्रिएशन, न्यूट्रिएशन, माल न्यूट्रिएशन, देख बेटा, माल का मीनिंग होता है अबनॉर्मल, माल का मीनिंग होता है अबनॉर्मल, ठीक है। अब अबनॉर्मल क्या, ठीक है, अबनॉर्मल न्यूट्रिएशन, ठीक है, अबनॉर्मल न्यूट्रिएशन, अरे देख भाई अबनॉर्मल दोनों होता है, ठीक है, अबनॉर्मल दोनों होता है, कम होना भी अबनॉर्मल है तो ज्यादा होना भी अबनॉर्मल है, ठीक है। आप यदि माल न्यूट्रिशन को अभी भी थका हरा आपका मरासमस जैसा बच्चा समझ रहे हो तो आपकी गलतफहमी है, ठीक है। देख बेटा, माल का जो मीनिंग होता है, माल का जो मीनिंग होता है, ठीक है, माल का जो मीनिंग होता है बेटा, वो मीनिंग होता है आपका अबनॉर्मल, ठीक है, माल का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका अबनॉर्मल, ठीक है। अबनॉर्मल क्या बेटा, न्यूट्रिशन, और अबनॉर्मल कैसा, देख बेटा, कम है तो भी अबनॉर्मल है, ज्यादा है तो भी आपका अबनॉर्मल है, ठीक है। कम है तो आपका है वो अंडर हो गया, और यदि आपका ज्यादा है तो वो ओवर हो गया, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन बोथ आर द टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। डेफिनेशन इसको अपन सेट कर सकते हैं, व्हाट इज द माल न्यूट्रिशन, अब नॉर्मल न्यूट्रिशन स्टेट ऑफ ए क्लाइंट इज नोन एज माल न्यूट्रिशन, वेरी सिंपल। ये जो माल न्यूट्रिशन है बेटा, ये कैसा हो सकता है, देख माल का मीनिंग होता है अबनॉर्मल, ये जो अबनॉर्मल है वो दोनों टाइप का होता है, क्या, कम और ज्यादा, कम होना अंडर, ज्यादा होना ओवर, तो किसी का अंडर न्यूट्रिशन होना भी आपका माल न्यूट्रिशन है, तो किसी का ओवर न्यूट्रिशन होना भी आपका माल न्यूट्रिशन है। तो सर क्या क्या आपका सर्कमस्टेंस है जिसके अंदर दिखेगा, क्या क्या आपको और कैसा क्या दिखेगा, तो देख बेटा सुनना, यदि कोई बंदा या बंदी, ठीक है ना, अंडर न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है, तो उसमें क्या क्या चीजें, एक सीएचओ साहब जो है वो अपने उसके ऊपर देखेगा, उसके अंदर जो सीएचओ है वो क्या क्या चीजें नोट करेगा, क्या क्या सीएचओ के लिए देखना चाहिए, ठीक है ना, क्या देखना चाहिए, आपका जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन के अंदर वो क्या देखेगा, वो देखेगा किसी बच्चे को, यदि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में मैं बात करूँ, सुनना बेटा, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में यदि बात करूँ, छोटे बच्चों में बात करूँ, तो वो देखेगा वहाँ पे कि उनका जो बीएमआई है वो उनका क्या है, कम है, सुनना, उनका जो वेट है वो हाइट के प्रपोर्शन में अबनॉर्मल है, हाइट के मामले में अब आपका हाइट के प्रपोर्शन में अनइक्वल है, ठीक है, उसको बराबर होना चाहिए था, वो अब अनइक्वल है, ठीक है। देखेगा उस बच्चे के अंदर कि सर कहीं उसके अंदर मरासमस या क्वाशिक्योर जैसी कोई कंडीशन तो नहीं है। रिमेनिंग पीडिया का जो है वो आपको पंकज सर है वो बहुत डिटेल के अंदर आपका है, ये सर अक्सर है वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा, और किसमें क्या देखे था, प्रेगनेंसी में, ठीक है, क्या देखोगे प्रेगनेंसी में बेटा, प्रेगनेंसी के अंदर अपन देखेंगे हीमोग्लोबिन का लेवल, जो भी माता जो भी आपकी प्रेग्नेंट लेडी है उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर आप हीमोग्लोबिन का लेवल देखिएगा, देखेंगे प्रेगनेंसी के अंदर, या जो प्रेग्नेंट लेडी है उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल के साथ ही साथ, हीमोग्लोबिन के लेवल के साथ ही साथ आप देखोगे उसके अंदर कि उसके अंदर जो बच्चा है, उस बच्चे का जो बच्चा भी वूम्ब में है उस बच्चे के अंदर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं है, आईयूजीआर तो नहीं है, ठीक है। ये चीजें देखेंगे प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, ठीक है। क्या एडल्ट में देखोगे, क्या एडल्ट में देखोगे, सर एडल्ट में देखेंगे अपन माल न्यूट्रिशन के साइन, ठीक है ना, कैसे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे माल न्यूट्रिशन के, सर हो सकता है कि उसके जो हेयर्स है वो हेयर्स अब नॉर्मली ग्रोथ किए हुए हो, ठीक है। सर देखेंगे कि उस बंदे के अंदर का जो स्किन है वो स्किन आपका डीस्क्वेमाइज हो रखा हो, डीस्क्वेमाइज स्किन का मतलब होता है जो स्किन अपने आप टूटता है। सर देखेंगे उस बंदे के अंदर कि उसका जो वेट है वो वेट कम है, अंडर वेट है वो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें अपन मेजर करते हैं अंडर न्यूट्रिशन वाले बंदे में, चाहे वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप से हो, प्रेगनेंसी के हो या एडल्ट से हो, ठीक है। सर क्या देखेंगे ओवर न्यूट्रिशन में, क्या देखेंगे ओवर न्यूट्रिशन में, बहुत कम चांसेज है कि अपन जिस लेवल के ऊपर या सीएचओ जिस लेवल के ऊपर अपनी ड्यूटीज करता है वो ओवर न्यूट्रिशन वाले बच्चे मिले, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है ओवर न्यूट्रिशन जहां भी होगा वहाँ एक चीज आएगी, वो आएगा आपका ओबेसिटी, ओबेसिटी, ठीक है, ज्यादा खाना, जिस हिसाब से आज का माहौल चल रहा है आजकल का, उस हिसाब से आपके छोटे छोटे कस्बों में भी आजकल फास्ट फूड अवेलेबल है, छोटे छोटे कस्बों वाले भी पिज्जा बर्गर खाना स्टार्ट किए हैं, छोटे छोटे कस्बों वाले भी जो डाइट है उसके ऊपर ज्यादा लेना स्टार्ट किया, उस हिसाब से आपका ओबेसिटी है वो एक इसके अंदर बनता है। तो सर एक छोटा सा टॉपिक था किसका, माल न्यूट्रिशन का। माल न्यूट्रिशन का जो मीनिंग है बेटा वो बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा है, वो ये है कि माल न्यूट्रिशन एक ऐसा स्टेटस होता है जिसके अंदर माल का मीनिंग अबनॉर्मल है और न्यूट्रिशन का मीनिंग न्यूट्रिशन है। अबनॉर्मल बेटा कम लेना भी अबनॉर्मल है तो ज्यादा लेना भी अबनॉर्मल है, कम लेके यदि अबनॉर्मल हो रहा है तो उसको अंडर न्यूट्रिशन बोलेंगे, ज्यादा लेके अबनॉर्मल होता है तो उसको ओवर न्यूट्रिशन बोलेंगे। अंडर न्यूट्रिशन से क्या क्या आएगा बेटा, सर्कमस्टेंसेस वो आएंगे जो अपन अभी भी डिस्कस किया है, ठीक है। चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा, अगला बात करते हैं आरडीए, ठीक है, बहुत परेशान करता है ये, ठीक है, इसका आरडीए उसका आरडीए, हर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का आपका आरडीए, ठीक है ना, कैसा होता है और ये क्यों होता है और कब कब इसको देखना होता है, तो देख बेटा सुनना और समझना। आरडीए का मतलब है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज, ठीक है। देख बेटा अलाउंसेज का मीनिंग होता है मिलना, डेली का मतलब होता है रोजाना, ठीक है, रिकमेंडेड का मतलब होता है जो कि आपके लिए जरूरी हो, यानी कि जिस भी न्यूट्रिएंट्स का आप कंजप्शन कर रहे हैं, जिस भी न्यूट्रिएंट का कंजप्शन कर रहे हैं उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट का कितना मिलना जरूरी है, ठीक है, कितना मिलना जरूरी है। यदि वो आपका पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उस अमाउंट के अंदर आपको मिल रहा है तो दैट मीन आपका जो आरडीए या डेली रिकमेंडेड अलाउंसेज है वो आपका एकदम सही है। जैसा कि मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया था कि बेटा 1 ग्राम आपका जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का आरडीए होता है, डेली रिकमेंडेड अलाउंसेज होता है कितना, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर डे, यानी कि 1 ग्राम जो प्रोटीन है वो पर बॉडी वेट के हिसाब से पर डे देना होता है, ठीक है। अब देख आ गई बात, ठीक है ना। सर आरडीए का मीनिंग है कि आपको कम से कम इतना जो न्यूट्रिएंट है वो तो पर डे लेना ही चाहिए ताकि आपका हेल्थ है उस हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़े,
ठीक है, ताकि आपका हेल्थ है वो हेल्थ आपका ढंग से चलता रहे। ठीक है, चलिएगा सर, बात करते हैं अपन। ठीक है, बात करते हैं अपन कि सर ये जो आपका आरडीए है, ठीक है ना, ये जो आरडीए है वो कहां तक बोलेंगे कि आरडीए आपका सत्यापित है। ठीक है, देख बेटा, यदि किसी बंदे के अंदर जितना आरडीए रिकमेंडेड है उस आरडीए का यदि 96% मिलता है, उस आरडीए का यदि 96% तक मिल जाता है, तो भी अपन मान लेंगे कि हाँ वो आरडीए है वो उसको अप्रोप्रिएटली अमाउंट है वो मिल रहा है। यदि आपका 96% से कम मिले तो उसको मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि वो न्यूट्रिएंट है वो अपने आरडीए को फॉलो कर रहा है। इसको समझेंगे कैसे, इसको ऐसे समझेंगे, देख बेटा सुन। ठीक है, मैंने बोला कि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन आपको चाहिए पर डे 1 ग्राम। ठीक है, यदि 1 ग्राम की जगह वो मेरे को 0.96 ग्राम भी मिल रहा है, यानी कि 1 ग्राम से कम है 0.96 ग्राम भी मिल रहा है, तो भी मैं इसको आरडीए के अंदर रिकमेंडेड कर सकता हूँ। और यदि मेरे को 95% मिलता है तो मैं उसको कभी नहीं गिनूंगा कि प्रोटीन का जो आरडीए है वो फुलफिल आपका फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल। कैसा सिंपल है कि सर आरडीए का जो मीनिंग होता है वो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज होता है, और रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज है वो क्या होता है, तो सर रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज जो है वो आपका कि कोई भी न्यूट्रिएंट है वो मिनिमम आपकी बॉडी में पर डे कितना चाहिए। ठीक है, पर डे कितना आपका अकाउंट अमाउंट है वो आपका डेली का चाहिए, जिसके बिना आपका हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं पर डे 1 ग्राम के आसपास आपका प्रोटीन नहीं लूंगा तो डेफिनेटली मेरा जो बॉडी है वो काम नहीं कर पाएगा जो काम कभी प्रोटीन कर रहा था। ठीक है सर, अगला बात करते हैं। ठीक है ना, अगला बात करते हैं कि सर आपका कहां तक मैं बोल दूं कि यार ठीक है ना, क्योंकि देखिएगा हो सकता है कि कोई जरूरी थोड़ी है कि आपका पूरा का पूरा ही आपको जितना अपना आइडिया बोला उतना मिले। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम नीचे ले इसको, कितना नीचे ले? ठीक है, 9 पॉइंट या फिर आपका जो टोटल है उसका 96%। ठीक है, कैसे 96% को समझूंगा, तो मैंने 1 ग्राम प्रोटीन को आपको पॉइंटों में डिवाइड करके बोला है। ठीक है, कि देख बेटा यदि 1 ग्राम मिल रहा है तब तक तो बहुत बढ़िया चीज है कि आपका आइडिया है उस आइडिया को आप फॉलो कर रहे हो। यदि 1 ग्राम नहीं ले पा रहे हो आप 0.196 ग्राम ले लीजिएगा। यदि इतना भी आपको मिल रहा है तो वो मोर देन सफिशिएंट है आपका। ठीक है सर, अगला जो अपना कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ बिल्कुल एक क्लियर कट अपन ने एक चीज मेंशन की है। ठीक है ना, वो ये है कि सर जो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है ना, बड़ा बड़ा अक्षरों के अंदर लिख रखा है मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है ना, इन मैक्रोन्यूट्रिएंट के आरडीए को अपन ने यहाँ है वो क्लासिफाइड किया है। ठीक है, ये ले बेटा देख तेरे लिए बिल्कुल मैंने जूम किया, अब तेरे को दिखेगा, और अभी नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ, देख कैसे। ठीक है सर, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला लिखा मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन मैक्रोन्यूट्रिएंट का आरडीए है, कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट आपको कितना चाहिए, तो देख बेटा यहाँ पहला लिख रखा कार्बोहाइड्रेट, दिख रहा है तेरे को? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, पहला जो दिख रहा है वो तेरा कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा जो है वो प्रोटीन है, तीसरा जो है वो तेरा फेट है, चौथा जो फाइबर लिख रखा है बेटा ये फाइबर कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है। ठीक है, बताऊंगा कब और कैसे काम आता है। ठीक है ना, चलिएगा अगला बात करते हैं। ठीक है ना, कि सर कार्बोहाइड्रेट कितना रिकमेंडेड है, सर 45 to 65%। अभी बोला था आपने 50 से 60% है वो आपका कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब ये बुक्स का अलग अलग वेरिएशन है, हर एक बुक में 5-7% का हो सकता है, तो सर 45 to 65% आपका क्या चाहिए होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। ठीक है ना, आरडीए मेन एंड वुमेन में कम से कम 130 kg पर डे तो आप लीजिएगा। ठीक है, 130 ग्राम पर डे आप है कार्बोहाइड्रेट का सेवन कीजिएगा। ठीक है ना सर, अगला आपका प्रोटीन 10 to 35% ओनली। ठीक है, 10 to 35%। कितना आरडी है, मेन के अंदर 56 और वुमेन के अंदर 46, यानी कि ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है। आरडी आप प्रोटीन का याद रखने के लिए बिल्कुल ईजी है, 1 ग्राम पर डे, 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। ठीक है, कितना फेट, ठीक है 20 to 30%। कौन सा फेट, अरे 6 पूफा, 5% पूफा। ठीक है ना, ये पूफा क्या है, तो बेटा ये पूफा है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा। ठीक है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स इज अ वेरी सिंपल। ठीक है ना, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है बेटा, बीएमआई का मीनिंग होता है, बीएमआई का मीनिंग होता है क्या कि सर आपका जो वेट है, वेट अपॉन हाइट इन मीटर, इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपके सामने एक वैल्यू जाती है उसको आप बीएमआई बोलते हो। ठीक है, ये आपका सबसे अच्छा इंडिकेशन होता है किसको लेके, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन को लेके, आपका नॉर्मल वेट और अब नॉर्मल वेट को लेके। ठीक है, वापस बोल रहा हूं बेटा, बीएमआई जो है वो क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मीटर इन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका जो वेट है उसमें भाग दीजिएगा आपकी हाइट का, हाइट का मेजरमेंट कैसे, मीटर में करके, फिर उसका स्क्वायर कीजिएगा, उसका वर्गमूल निकालिएगा, उसका जो वर्गमूल आता है उसका भाग दीजिएगा आप हाइट में, सॉरी वेट में। जब आप उस वर्गमूल का भाग दोगे वेट में तो जो सामने नंबर आएगा वो नंबर आपको कहलाएगा क्या, बीएमआई। ये होना चाहिए आपका 18.5 to 24.5, ये नॉर्मल आपका बीएमआई होता है। ठीक है, एक इंसान का होना चाहिए, हेल्थ इंसान का। यदि किसी का बीएमआई इस दोनों के बीच में है, ठीक है ना, 18.5 to 24.5 इस नंबर के बीच में आता है तो वो नॉर्मल बीएमआई है, उस बंदे का वेट है वो नॉर्मल है। यदि 18.5 से कम आता है तो उसका जो वेट है वो वेट कम है, वो अंडर न्यूट्रिशन है, वो अंडर नरिशमेंट है। यदि उसका वेट 24.5 से ज्यादा आता है इसका मतलब वो ओवर नरिशमेंट है। ठीक है, चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा। ठीक है ना, अगला बात करते हैं, ओवर न्यूट्रिएंट है वो। ठीक है ना सर, अगला बात करते हैं कि ये जो बीएमआई है वो क्यों जरूरी है। देख बेटा, इसका वेट कम आ रहा है मतलब कि इसके अंदर इसकी ग्रोथ नहीं हुई है, और ग्रोथ नहीं होती है न्यूट्रिशन कम मिलने की वजह से, न्यूट्रिएंट कम मिलने की वजह से। अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसको न्यूट्रिएंट कम क्यों मिला है, उसके पीछे के बहुत सारे कोज हो सकते हैं। ठीक है सर, ओवरवेट एक ही कोज हो सकता है, ज्यादा खा रहा है बच्चा। ठीक है, बीएमआर बेजल मेटाबॉलिक रेट, और इस बीएमआई के बारे में, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आपका लेक्चर हुआ था जिसके अंदर आपने देखा था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, और उसमें ओबेसिटी के अंदर सर ने उसको बहुत डिटेल में आपका डिस्कस किया था आपसे। ठीक है, चलिएगा
ठीक है। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? अश्विन बेटा आप जिनोमिक के ऑफलाइन बैच में आना, वहाँ सब बात चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर, ठीक है ना। बेसल मेटाबॉलिक रेट, देख बेटा सुनना, बेसल, बेसल का मतलब होता है बेसिक, या बेसल का जो मीनिंग है वो बेसिक से है, ठीक है। बेसिक का यह मीनिंग है मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। यानी कि एक किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंडिविजुअल को अपने जो बॉडी है उस बॉडी की रेस्टिंग फेज में, रेस्टिंग फेज में, रेस्टिंग फेज में जिस आपके मेटाबॉलिक रेट की या जिस एनर्जी की या जिन एटीपी की जरूरत पड़ती है, उन एटीपी की नीड को या उस मिनिमम आपके मेटाबॉलिक रेट को या उस मिनिमम मेटाबॉलिक नीड को मैं बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलता हूं या बेसिक मेटाबॉलिक रेट बोलता हूं, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, सुनना, इसको एग्जांपल से देखा हूं, समझ में आएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब बेसिक, बेसिक मतलब मिनिमम, ठीक है। कितना मिनिमम, ठीक है। कि देख बेटा ये कोई बंदा है, उस बंदे की पूरी रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपका जिनोमिक के उन लोगों के बारे में, ठीक है ना, जो भी दोपहर में 1-1:30 बजे से क्लास ले रहे थे, सुनना उनके बारे में। वो 1:30 बजे से क्लास ले रहे थे बेचारे 7:30 बजे तक, 8:30 से लेकर अब ये क्लास पता नहीं कब तक चलेगा। तो वो 1:30 बजे से लेकर इतने टाइम तक कंटिन्यूस अपनी बॉडी को एक्सर्शन कर रहे थे। इसके बाद में वो खाना खा के सोएंगे। जब वो सोएंगे तो ये सोचो कि उनको पूरी दिन भर की थकान की वजह से उनको कितनी अच्छी नींद आएगी। उनकी उस अच्छी नींद में जब वो फुली रेस्टिंग फेज में है, जब वो फुली की फुली रेस्टिंग फेज में है, फुली रेस्टिंग फेज में जब वो बंदा है, तो उस रेस्टिंग फेज में भी उसका जो रेस्पिरेशन है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। यदि रेस्पिरेशन नहीं चलेगा तो अब वो आगे की कहानी है, ठीक है सर। रेस्पिरेशन चलेगा, ठीक है सर, उसका कार्डियक सिस्टम है वो काम करेगा, उसका नर्वस सिस्टम काम करेगा, उसकी मसल्स काम करेगी। अरे बेटा इस रेस्पिरेशन को चलने के लिए, कार्डियक सिस्टम को चलने के लिए, नर्वस सिस्टम को चलने के लिए, मसल्स को चलने के लिए आपके एनर्जी की जरूरत है कि नहीं है? ऑब्वियसली इसको चलने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है, लेकिन ये मिनिमम है, लेकिन ये मिनिमम है, इससे कम नहीं कर सकता मैं। ये जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, इसी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को अपन बोलते हैं, ठीक है ना, इसी मिनिमम, ठीक है। ये क्या हुआ रे, चुप हो जाओ भाई, ठीक है। वन फादर ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, वन फादर ऑफ न्यूट्रिशन एंटोनी लेवोस्टियर, न्यूट्रिशनल इंस्टीट्यूट हैदराबाद। ये क्वेश्चन बताया नहीं इंट्रोडक्शन में। भाई साहब फ्री टेस्ट सीरीज वाले भाई साहब जी, मुझे एक बात बताइएगा, ठीक है ना, जब आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में पता है तो कहाँ दिक्कत है? लो मैं बता देता हूँ, लो आपकी नकल करके बता देता हूँ। एंटोनी लेविस्टर जो है वो फादर ऑफ न्यूट्रिशन है, अब आप खुश हैं? ठीक है, कहाँ से आते हैं ये लोग? ठीक है, ठीक है, कहाँ से आते रहिए, ठीक है ना। फर्स्ट टेस्ट सीरीज अब आप रिट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। मूलचंद मीणा प्लीज, ठीक है। अब ठीक है भाई साहब आप खुश हैं, ठीक है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती उन लोगों के बारे में, वाई शुड यू डू द असेसमेंट ऑफ ए टीचर, नॉट मी। मैं तो भी बच्चा हूँ यार, ठीक है ना। चलिएगा कोई ना, बहुत सारे जो टीचर हैं उन टीचरों का मैं बच्चा हूँ, ठीक है ना। समझ समझ के सीख सीख के हम लोग पढ़ाना चालू कर रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, कि क्या ही ये लोग हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। चलिएगा कोई बात नहीं, ठीक है ना। एनर्जी, ठीक है ना, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, क्या आपने इस फादर ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा, ठीक है ना, बाकी सारा नॉलेज ले लिया है? चलिएगा उन फादर ऑफ न्यूट्रिशन को हमारा प्रणाम कि उन्होंने न्यूट्रिशन बनाया और आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स आते हैं, डेढ़ होशियार बोलते हैं इनको, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चलिएगा कोई बात नहीं, ठीक है ना। एंड थैंक यू सो मच, वो जो भी फ्री टेस्ट सीरीज वाले भाई साहब थे, काफी लंबे टाइम से बोल रहा था, आपने मेरे को थोड़ा सा रुकने का मौका दे दिया, थैंक यू सो मच। चलिएगा वी शुड कंटिन्यू, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है ना, कि सर इस मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम के टाइम में जब आपका बेसल मेटाबॉलिक, जो आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी होता है, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को मैं बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलता हूँ। अरे समझ में आ गया बेटा, इस बेसल मेटाबॉलिक रेट को बीएमआर को चलाने के लिए आपके हार्मोन की जरूरत पड़ती है, जिसको T3 एंड T4 बोलते हैं, थायराइड हार्मोन। और ये जो थायराइड हार्मोन है, ये जो थायराइड हार्मोन है T3 और T4, ये जरूरी होते हैं बीएमआर को चलाने के लिए, जैसा कि आपने कल नाइट में बहुत अच्छी मेहनत से क्लास है वो अटेंड किया था। चलिएगा अगला बात करते हैं, ठीक है सर। फंक्शन ऑफ फूड, अरे अभी बाकी रहा है क्या फंक्शन ऑफ फूड? ठीक है हो गया बेटा, खूब सारा फंक्शन ऑफ फूड। क्या फूड हो गया बेटा? फूड जरूरी है, ठीक है ना, खाना है वो जरूरी है। किसके लिए खाना? इस चीज के लिए जरूरी है कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बने, एनर्जी प्रोडक्शन हो, एनर्जी प्रोडक्शन हो, ठीक है। सर हाइट किसकी वजह से नहीं बढ़ती है बताओ, ठीक है। दिनसू सोलंकी, बहुत सारी चीज़ों से नहीं बढ़ती है बेटा। हाइट नहीं बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। हाइट नहीं बढ़ने का जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है आपका ग्रोथ हार्मोन की कमी होना या ग्रोथ हार्मोन का कम रिलीज होना। उससे भी बड़ा कारण होता है वो होता है जेनेटिक। आपका जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है, सपोज कीजिएगा कि अपना जो जेनेटिक मेकअप है वो आएगा किसे? अपने माताजी और पिताजी से, ठीक है। मान लीजिएगा कि वो जीन जिसका काम था हाइट बढ़ाना, वो पिताजी में भी वो हाइट कम थी, माताजी में भी वो हाइट कम थी, या माताजी के पिताजी वाली पीढ़ी में किसी की हाइट कम थी, या पिताजी की पीढ़ी में किसी की हाइट कम थी, तो ये जीन से वो अपनी फैमिली से ही तो ट्रांसफर होकर अपने अंदर आ रहे हैं। सपोज कीजिएगा वो जीन ही अपना वो है कम हाइट वाला, तो अपनी हाइट कहाँ से बढ़ेगी? अगला हो सकता है कि बेटा अंडर नरिशमेंट हो बच्चा, ठीक है ना, उसका नरिशमेंट है वो ढंग से नहीं निकल गया हो, ठीक है ना, ठीक है। चलिएगा अगला बात करते हैं, ठीक है सर। बात करते हैं फंक्शन ऑफ फूड, ठीक है। क्या फूड होता है, ठीक है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, अरे इसीलिए तो सीधा सीधा बता रहे हैं, ठीक है। चलिएगा फूड, बॉडी, ठीक है ना, बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज,
उसका काम होता है एटीपी बनाना जनरली, ठीक है। फूड बॉडी के अंदर क्या करता है, बॉडी के अंदर अदर केमिकल्स का फॉर्मेशन करवाता है। अदर केमिकल, कौन से अदर केमिकल, तो बेटा वो हो सकता है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर, वो हो सकता है आपके हॉर्मोन्स, वो हो सकते हैं आपके एंजाइम, वो हो सकता है आपका एंजाइम, ठीक है। चलिएगा अगला बात करते हैं, ठीक है ना। किस तरह आपका जो फूड है वो और क्या करेगा बेटा, ये बॉडी के अंदर, ये क्या करेगा, ये बॉडी के अंदर आपका जो मसल्स है उन मसल्स को बिल्डिंग का काम करेगा, मसल्स बिल्डिंग का काम करेगा। फूड क्या करेगा बॉडी के अंदर, आपका डेवलपमेंट कराएगा, डेवलपमेंट करवाएगा। और बेटा डेवलपमेंट से मीनिंग है आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होना, ठीक है। ब्रेन की ग्रोथ, आपका ब्रेन का ग्रोथ होना, और जब ब्रेन ग्रोथ करेगा तो ऑटोमेटिकली स्किल्स आएंगी, और वो जो स्किल्स है वही आपका डेवलपमेंट है। तो ये सर्टेन आपके काम हो सकते हैं फूड के। फूड का काम होता है बेटा आपकी इम्यूनिटी को बनाना, इम्यूनिटी को बिल्डअप करना, इम्यूनिटी बनाना, आपको ये रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करके रखना, ये सारे सारे काम है वो फूड के होते हैं। तो बेटा यहाँ एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिस टॉपिक का नाम था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। फादर ऑफ न्यूट्रिशन है वो उन भाई साहब से मिल गया था, बाकी बचा न्यूट्रिशन अपन ने करवा दिया, ठीक है। देखिएगा बेटा अगला टॉपिक आता है आपका, पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ले रहा हूँ जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिएगा सर, सबसे पहला ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसी कार्बोहाइड्रेट को आल्सो नोन एज सेकेराइड, आल्सो नोन एज सेकेराइड, इसी कार्बोहाइड्रेट को अपन बोलते हैं सेकेराइड्स, ठीक है। क्या होता है ये सेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट, तो बेटा ये ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ, ये ग्रुप होता है, ठीक है। ये ग्रुप होता है किसका विजयराज सैनी सर, कमेंट्स पर ध्यान मत दो सर, ठीक है ना। विजयराज जी ये बात आप मेरे को कमेंट के थ्रू ही बता रहे हो, ठीक है चलिएगा ग्रुप ऑफ, ठीक है ना। चलिएगा इधर वापस अपन अपनी स्पीड के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ, ठीक है, सेकेराइड या आपका कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, ग्रुप ऑफ, ये ग्रुप होता है किसका, ग्रुप ऑफ शुगर, शुगर का ग्रुप, ग्रुप ऑफ स्टार्च, ग्रुप ऑफ स्टार्च, एंड ग्रुप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट हो, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट हो, या कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर आपका सेल्यूलोज प्रेजेंट हो, इन तीनों के बने हुए ग्रुप को, इन तीनों के बने हुए ग्रुप को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, इन तीनों के बने हुए ग्रुप को ही अपन सेकेराइड बोलते हैं या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। सर ये तो हुआ है किसका बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। ग्रुप ऑफ शुगर, अरे शुगर मतलब ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, और सारा ग्लूकोज मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट बनाता है, इज इट ओके, ठीक है। चलिएगा अगला बात करते हैं, अगला बात करते हैं बेटा इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है ना। ये तो एक छोटा सा था बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। कैसा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ये, कैसा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से CHO, मजा आ गया तुम सबको, ठीक है ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों चीजों से मिलकर बने हुए कंटेंट को अपन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो बेटा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें बनती है, ठीक है। जैसे देख आपका अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का फॉर्मूला होता है कार्बन, इधर COH, इधर H, इधर R, और इधर आपका NH3, ठीक है ना, NH2, ठीक है ना। सुनना बेटा इसको, NH2, कार्बन, COH, R, H, देख हाइड्रोजन ये रहा, कार्बन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा। अरे 7th 8th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री तो पढ़ी है, ठीक है, उसमें भी पता चलता है यार, ठीक है ना, किस फॉर्मूले में ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों चीजों से तो बना हुआ यहाँ पे भी है, ठीक है ना। चलो अगला बात करते हैं, ठीक है ना, कि सर तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कौन सा कैसा आपका होगा, तो संयुजक इस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अरेंजमेंट है वो संयुजक कुछ इस हिसाब से होगा, यानी OH ग्रुप, OH ग्रुप को बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा अपने रिमेंडरी के थ्रू। पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है किसका, कीटोन का, या फिर आपका पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, ठीक है। या फिर आपका पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है एल्डिहाइड का, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, या फिर आपका पॉलीहाइड्रोक्सी आपका एल्डिहाइड हो, उस ग्रुप को मैं बोलता हूँ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बस इतना सा केमिस्ट्री बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। कि सर कार्बन अपने आप में क्या है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जैसा कि अपन ने फूड के अंदर बात किया था ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, वहां पे भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है ना। अगला बात करते हैं सर, ठीक है, अगला बात करते हैं क्या, कि सर आपका जो ये है, ठीक है ना, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ कंपोनेंट है, ये किस हिसाब से व्यवस्थित रहता है, तो ये व्यवस्थित रहेगा कि बेटा वो OH ग्रुप जो है जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हो, ये OH ग्रुप या तो कीटोन प्रेजेंट रहेगा इस OH ग्रुप के साथ में, या इस OH ग्रुप के साथ में एल्डिहाइड होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा OH ग्रुप में कीटोन और एल्डिहाइड साथ में आ जाए, यदि ऐसा है तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो तभी हो सकता है या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो या क्या आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो। सर क्या क्लासिफिकेशन होता है इस आपके कार्बोहाइड्रेट का, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देख बेटा जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, वो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ सेकेराइड, नंबर ऑफ सेकेराइड, सेकेराइड, नंबर ऑफ सेकेराइड, ठीक है। चलिएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेकेराइड, ठीक है। ऑन दिस बेसिस ऑन द नंबर ऑफ सेकेराइड, बेटा इसके बेसिस पे आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपका एक इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर देख बेटा मैंने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेकेराइड, सेकेराइड, नंबर ऑफ सेकेराइड, नंबर ऑफ सेकेराइड के अंदर देख बेटा सबसे पहला है मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, सेकेराइड का मतलब शुगर, यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि किससे बना हो, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ सेकेराइड से बना हुआ हो, उसको मैं बोलता हूं मोनोसेकेराइड, और ये सबसे सिंपलेस्ट आपका कार्बोहाइड्रेट होता है,
ठीक है। तो सर मोनोसेकेराइड क्या है, साथ ही साथ लिखते रहना यहाँ मोनोसेकेराइड। मोनो का मतलब एक, सेकेराइड का मतलब आपका क्या हुआ, शुगर। सेकेराइड से मीनिंग क्या हुआ, शुगर। तो मोनोसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड वो आपके केमिकल है या फिर वो आपके कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है आपका शुगर का। डाइसेकेराइड 2, पॉलीसेकेराइड बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कितने ज्यादा पॉलीसेकेराइड होते हैं, 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा यदि मोनोसेकेराइड एक साथ जुड़े तो उसको अपन पॉलीसेकेराइड बोलते हैं बेटा। ठीक है, देख वापस बोल रहा हूँ इसके क्लासिफिकेशन को, ठीक है ना, बहुत इजी है, ठीक है ना। मोनो डाई पोली, दैट्स ऑल। मोनो एक सेकेराइड यानी कि जिसमें एक सिंगल सेकेराइड हो वो आपका मोनोसेकेराइड, ठीक है। दूसरा नॉन से दूसरा कौन सा आपका, दूसरा है आपका डाइसेक्राइड। क्या होता है डाइसेक्राइड, वो जो कि क्या हो आपका, जो कि आपका जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हो सेक्राइड के। तीसरा क्या है, पॉलीसेक्राइड, वो जिसमें ज्यादा आपके सेक्राइड्स हो, कितने ज्यादा, 10 से ज्यादा, उसको क्या बोलोगे, पॉलीसेक्राइड बोलोगे। क्या एग्जांपल होता है मोनोसेक्राइड का, तो बेटा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, 3 तो होते हैं आपके मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, ये 3 तो होते हैं आपके मोनोसेक्राइड। अगला कौन होता है बेटा, डाइसेक्राइड। कौन कौन से होते हैं डाइसेक्राइड के अंदर, तो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ठीक है बेटा। तीस होता है आपका पॉलीसेक्राइड, इसके अंदर आता है आपका स्टार्चेज आता है, फाइबर आता है और ग्लाइकोजन आता है, ठीक है। देख बेटा सुनना, इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है। अपन बात कर रहे थे मोनोसेक्राइड का। मोनोसेक्राइड आपके 3 थे, ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था और तीसरा था वो ग्लैक्टोज था, ग्लैक्टोज था। बात कर रहे थे डाइसेक्राइड की, तो वहां था माल्टोज, अगला था आपका सुक्रोज, उससे अगला था लैक्टोज, उससे अगला था लैक्टोज। बात कर रहे थे पॉलीसेक्राइड का, तो पॉलीसेक्राइड के अंदर था आपका स्टार्च, पॉलीसेक्राइड के अंदर था आपका फाइबर और पॉलीसेक्राइड के अंदर था आपका ग्लाइकोजन। अरे देख पढ़ा होगा भाई तूने, ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जब बहुत सारा ग्लूकोज आपकी बॉडी में हो जाता है, यदि बहुत सारा ग्लूकोज हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर स्टोरेज होता है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज द ग्लाइकोजन। अरे भाई जब स्टोरेज होगा ग्लूकोज का तो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। यदि बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ अपने साथ जुड़ेंगे तो वो ज्यादा मॉलिक्यूल एक नहीं हुए, और जब ज्यादा मॉलिक्यूल हुए तो उसी को मैंने पॉलीसेक्राइड बोल दिया। क्या बोल दिया उसको, पॉलीसेक्राइड बोल दिया। अगला कौन है बेटा, फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से लिखना फाइबर के बारे में। फाइबर बेटा, ये जो फाइबर्स होते हैं ये आपका होता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड, ये जो फाइबर्स है वो होते हैं पॉलीसेक्राइड। कैसा पॉलीसेक्राइड होता है बेटा, इसके अंदर सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है, ठीक है। देख बेटा सेल्यूलोज जो है वो जनरली किस में होता है, वो होता है हरे चारे में। हरे चारे में, कौन सा चारा, वो चारा जो गाय भैंस खाते हैं, ठीक है, जो गाय भैंस खाते हैं, ठीक है ना, उस चारे के अंदर होता है आपका सेल्यूलोज, ठीक है। सुनना मेरी बात को, यहाँ फाइबर किस में होता है, फाइबर बेटा वो होता है तेरे सेल्यूलोज के अंदर, ठीक है ना। पॉलीसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड कैसा, ये सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज किस में ज्यादा होता है बेटा, वो होता है हरे चारे में जो कि जानवर खाते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला बात करते हैं बेटा, ठीक है ना, अगला बात करते हैं, ठीक है ना। हरे चारे में होता है, ठीक है ना, ये जो हरे चारे में सेल्यूलोज है इसका बेटा कभी भी ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका डाइजेशन नहीं होता सेल्यूलोज का, क्योंकि ह्यूमन के पास में वो एंजाइम्स नहीं होते जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। और जब वो एंजाइम नहीं है जो सेल्यूलोज का डाइजेशन करेंगे तो ह्यूमन बॉडी में इसका डाइजेशन नहीं होगा। और बेटा डाइजेशन नहीं होगा तो ये जो फाइबर है, इन फाइबर का जब आपका ह्यूमन आपका कंजप्शन करेगा तो बिना डाइजेशन होने की वजह से, ठीक है ना, ये जो है वो बल्क ऑफ स्टूल वो इंक्रीज करेंगे। और बल्क ऑफ स्टूल इंक्रीज करेगा तो बेटा उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है, ठीक है ना, कि जो कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट होता है उस कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को हाई फाइबर डाइट दो। क्या मीनिंग है हाई फाइबर डाइट का बेटा, हाई फाइबर डाइट का मीनिंग है कि वो डाइट जिसके अंदर आपका सेल्यूलोज ज्यादा हो, जिसमें फाइबर ज्यादा हो। फाइबर जो है वो क्या करता है, बल्क ऑफ स्टूल को बढ़ाता है, ज्यादा स्टूल फॉर्म करता है। और जब ज्यादा स्टूल फॉर्म होगा तो मेरे को एक चीज बताएगा कि आपका जो एनाल इंस्पेक्टर है वो कुछ ऐसी ही फिजियोलॉजी पे काम करता है बेटा। एनाल इंस्पेक्टर स्पेशली जो आपका इंटरनल एनाल इंस्पेक्टर है, फिजियोलॉजिकल इंस्पेक्टर होता है, वो इंस्पेक्टर तब तक ओपन नहीं होता जब तक उसके ऊपर एप्रोप्रिएट अमाउंट का फोर्स नहीं पड़े, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होने का एक बहुत बड़ा कारण है आपका कम खाना खाना, ठीक है। सर दिखता है आजकल, ठीक है ना, लोग क्या करते हैं कि खाना नहीं खाते हैं उसे बचने के लिए कि मैं मोटापा नहीं आए, मोटापा नहीं आने के चक्कर में वो खाना कम खाएंगे, ठीक है। ठीक है, जब खाना नहीं खाएंगे, जब खाना नहीं खाएंगे तो बेटा बल्क ऑफ स्टूल कहां से बनेगा, और बल्क ऑफ स्टूल नहीं बनेगा तो इंटरनल इंस्पेक्टर है वो कभी भी आपका एक्टिवेट नहीं होगा, और स्टूल है वो पास नहीं होगा तो उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा। वो बोलेगा मेरे को कब्ज की समस्या है, उसमें समस्या नहीं है, समस्या उसने खुद ने बनाई है। तो उसको बोलो एक काम कर यार, तू एक काम कर, तू फाइबर्स ले, तू सलाद खा ज्यादा से ज्यादा, तू पपीता खा ज्यादा से ज्यादा, तू ककड़ी खा, ठीक है ना, तू वो चीजें खा जिसमें फाइबर्स ज्यादा हो, ठीक है। तो जब वो फाइबर्स वाली चीज खाएगा तो उसको गाजर का बोलो, अभी आपकी सर्दी भी है, गाजर के हलवे के बारे में बोलो, उसको बोल कि तू गाजर खा। जब वो फाइबर्स वाली चीजें खाएगा तो फाइबर्स है उसका कभी डाइजेशन होकर बॉडी में तो जाएगा नहीं वो, ठीक है। और जब बॉडी में नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा बेटा, वो जो है बल्क ऑफ स्टूल को बढ़ाएगा। अब जब ज्यादा बल्क ऑफ स्टूल आपके इंटरनल इंस्पेक्टर पे पहुंचेगा तो इंटरनल इंस्पेक्टर के ऊपर आपका प्रेशर लगेगा जिससे नेचर कॉल होगी, और नेचर कॉल होने से वो आपका है वो डेफिकेट करेगा और उसको एक उस समस्या से निजात मिलेगी जिस समस्या का नाम कब्ज था, ठीक है। सो और भी नहीं मिले तो कौन सा है आपका गैस्ट्रोफास्ट करके जो चूर्ण आता है वो चूर्ण लीजिएगा, ठीक है, चलिएगा। सर ये होता है आपका फाइबर। सर अगला बात करते हैं, अगला बात करते हैं अपन मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। और ये जो मोनोसेक्राइड है वो था आपका पहला ग्लूकोज। जल्दी जल्दी से इनके काम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देख बेटा ग्लूकोज के बारे में स्टार लगा के लिखना, ठीक है ना। ये जो ग्लूकोज है वो वही ग्लूकोज है जो कि आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज। ये वही ग्लूकोज है जिसको आप डेक्सट्रोज बोलते हो,
डेक्सट्रोज, ठीक है ना। कैसा डेक्सट्रोज? जो आप आईवी देते हो, ठीक है बेटा। उस डेक्सट्रोज में भी वही ग्लूकोज होता है जो ब्लड में ग्लूकोज है, ब्लड में भी वही ग्लूकोज है जो आपने खाने में खाया है। तीनों ग्लूकोज एक ही है। और जब तीनों ग्लूकोज एक ही है, इसी वजह से जब आपका हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ग्लाइसेमिया होता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर आप डेक्सट्रोज देते हो, ठीक है ना। सुनीता फौजदार, गुड नाइट, सो जाओ बेटा, टाइम हो गया है, ठीक है ना। हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है ना सर। हाइपोग्लाइसीमिया के टाइम आप क्या करते हो? आईवी डेक्सट्रोज देते हो। आईवी डेक्सट्रोज दोगे मतलब आप ग्लूकोज दे रहे हो, और आप वही तो ग्लूकोज दोगे ब्लड के अंदर जो पहले ही ब्लड के अंदर है। तो बेटा डेक्सट्रोज का मीनिंग भी वही है, ग्लूकोज का मीनिंग भी वही है, और आपके ब्लड ग्लूकोज का मीनिंग भी वही है। तीनों आपके है वो इक्वल है, ठीक है। अगला बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। अगला बात करते हैं, ये जो आपका ग्लूकोज है या फिर आपका जो ब्लड ग्लूकोज है, ठीक है ना बेटा, ये ब्लड ग्लूकोज आपकी बॉडी में क्या करता है? ये एनर्जी प्रोडक्शन का एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोडक्शन का एनर्जी प्रोडक्शन का मेन सोर्स होता है। मेन सोर्स होता है। मेन सोर्स होता है किसका? एनर्जी प्रोडक्शन का। और बेटा ह्यूमन बॉडी में एनर्जी बनाने का जो काम है वो, या एनर्जी है, वो होता है आपका एटीपी। यानी कि ये जो आपका ग्लूकोज है बेटा, ये ग्लूकोज एटीपी बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के थ्रू ये क्या करता है बेटा? एटीपी का प्रोडक्शन करता है। और ये जो एटीपी है यही बॉडी का एनर्जी है। इसी एटीपी के दम पे मैं अभी बोल पा रहा हूँ, इसी एटीपी के दम पे आप सुन पा रहे हो, इसी एटीपी के दम पे आप सोच पा रहे हो, इसी एटीपी के दम पे आप ये पूरी पूरी क्लास है वो खत्म कर पाओगे, ठीक है। और वो जो एटीपी है वही आपकी बॉडी का एनर्जी है। बोलते हैं अपन कि मैं थक गया हूँ, थकने का मतलब एनर्जी कम होना, एनर्जी कम होने का मतलब एटीपी कम होना, एटीपी कम होने का मतलब कि इसमें से ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो गया है, ठीक है बेटा। ये जो आपका ग्लूकोज है, ऐसा बोला जाता है कि ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज जो है वो मोस्ट अबेंडेड मोनोसेक्राइड है। मोस्ट अबेंडेड मोनोसेक्राइड है, ठीक है। मोस्ट अबेंडेड मोनोसेक्राइड है। अबेंडेड का मतलब होता है जो प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट हो, यानी कि ये वो मोनोसेक्राइड है जो सबसे ज्यादा संख्या में आपका प्रेजेंट होता है। बेटा अगला स्टार लगा के लिखना, 2 स्टार लगा के, 3 स्टार लगा के, 4 स्टार लगा के। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ही आपका सबसे प्राइम आपका न्यूट्रिएंट होता है जो ब्रेन के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। देख बेटा सुन, मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। मैं एक बात बोलता हूँ जनरली, ठीक है ना, कि सर आपका जो ब्रेन है, ठीक है ना, ये जो ब्रेन है वो ब्रेन इतना आपका सीधा साधा प्राणी है। इस ब्रेन को आप सुबह से लेकर शाम तक ग्लूकोज दिए जाओ, फ्री ऑक्सीजन दिए जाओ, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलकर उसमें एटीपी बनाए जाएंगे, और आपका जो ब्रेन है वो काम करता रहेगा। ब्रेन को यदि ढंग से काम में लेना है, ब्रेन को सही काम कराना है, तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो एप्रोप्रिएट अमाउंट में होना चाहिए। जैसे ही बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा बेटा, ग्लूकोज का लेवल कम होते ही सबसे पहले ब्रेन है वो अपनी एनर्जी बनाना कम करेगा। और जब एनर्जी ब्रेन से आपकी कम होती है तो बॉडी को थकान फील होती है, बॉडी के अंदर आप है वो उबासियां लेना स्टार्ट करते हो, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि बस सो जाऊं, थका हूं, हरा हूं, ठीक है ना। वो सारा एक वजह से होता है जिसमें आपका ग्लूकोज है, ठीक है। इसीलिए ट्राई किया करो, जब भी क्लास के लिए बैठो, क्लास से जस्ट पहले थोड़ा सा फ्री ग्लूकोज लेके बैठो, ठीक है ना। कैसा फ्री ग्लूकोज? चॉकलेट खाओ आप, ठीक है, चॉकलेट दो मत खाओ, ठीक है। कैसा ग्लूकोज आप लेके बैठो? यानी अपडेट रिगार्डिंग सीएचओ एग्जाम, बिल्कुल अपडेट है हमारे पास सीएचओ एग्जाम का। सीएचओ एग्जाम तब तक नहीं होगा जब तक जिनोमिक वाले अपना सिलेबस नहीं करवा देंगे। और आज सीएचओ का एग्जाम हो गया तो क्या आप लगने के लायक हो क्या? ठीक है सर जी, आपका एटीपीटी वेरी गुड, बिल्कुल भाई, चाहिए तो हमें, ठीक है। सरस्वती चौहान इसलिए बोलते हैं कि पढ़ते हुए मीठा खाइए, बिल्कुल। जितना ग्लूकोज खाओगे बेटा उतना ही ग्लूकोज आपके ब्रेन के अंदर मिलेगा, और ब्रेन मिलने से ब्रेन है उसमें थकान नहीं होगी। इसीलिए क्या करो अपने आप को, ठीक है, जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते टाइम याद रखो अपने पास में चॉकलेट्स रखो, चॉकलेट हो, बिस्किट हो, ठीक है ना, बिस्किट यूज किया करो। इसीलिए ब्रेक आपका जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है उसका प्रिंसिपल सामने आया था, ठीक है ना, कि एटलीस्ट आप सुबह सुबह उठते तो आप ब्रेकफास्ट करो। जब ब्रेकफास्ट करोगे तो उससे ग्लूकोज मिलेगा, आपका ब्रेन है वो हेल्थी रहता है। स्पेशली ये जो अभी सीएचओ एग्जाम का पूछ रहा था भाई, ठीक है ना, सीएचओ एग्जाम का पूछ रहा था, आपके लिए बोल रहा हूँ मैं डियर, स्पेशली एग्जाम में बैठने से पहले ग्लूकोज का सेवन करके बैठे, ग्लूकोन डी साथ में ले जाना, ठीक है ना। एग्जाम के 5 क्वेश्चन तो आप सीधे ऐसे निकाल लोगे, ठीक है ना। चलिएगा, एटीपी प्रोडक्शन का बेटा अगला जो मोनोसेक्राइड है, वो मोनोसेक्राइड होता है आपका ग्लैक्टोज मिल्क शुगर बोलते हैं इसको बेटा। ये जो ग्लैक्टोज है, ये जो आपका मिल्क शुगर है, ठीक है ना, ये क्या काम करता है? ये मिलता है आपको मिल्क में, ठीक है। मिल्क में ये क्या क्या काम करता है बेटा? इसी मिल्क शुगर को या ग्लैक्टोज को बोलते हैं आल्सो नोन एज ब्रेन शुगर। बड़ा कंफ्यूजन है ब्रेन शुगर कि सर अभी अभी तो आप ग्लूकोज को शुगर बता रहे थे ब्रेन का। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि ब्रेन में एनर्जी का काम ग्लूकोज करेगा। तो सर ये ब्रेन शुगर और क्या बोला है बेटा? ब्रेन शुगर वो शुगर होता है जो ब्रेन की सेल्स को ग्रोथ करवाए, ठीक है। जब ब्रेन की सेल्स ग्रोथ कर लेगी तो ग्रोथ करने के बाद में जो सेल बनेगी उस सेल में एनर्जी देने का काम ग्लूकोज करेगा। पहले सेल तो बना ले, ठीक है। बहुत सारे लोगों की सेल नहीं है, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं, ठीक है। सर होगा क्या? मैं ग्लैक्टोज के बारे में बात कर रहा था। ग्लैक्टोज क्या है? ग्लैक्टोज इज द मिल्क शुगर है, यानी कि दूध में मिलता है अपने को। क्या काम करता है बेटा? इसी को आप बोलते हो ब्रेन शुगर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कंफ्यूजन करने वाला है ग्लूकोज के साथ में ये, ठीक है। और जब क्लास में इसको ये कंफ्यूजन करने वाला है तो देख बेटा सुन इसको, ब्रेन शुगर, ये ब्रेन शुगर बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेन सेल की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। अरे देख बेटा सुन, तू समझ इसको, ठीक है ना। बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने आता है,
ठीक है, क्या आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाइएगा? क्या फायदा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का? बेटा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है वो ये होगा, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो माता जी का जो मिल्क होगा वो मिल्क बच्चे को मिलेगा और बच्चे के अंदर पहुंचेगा ग्लैक्टोज। ये जो ग्लैक्टोज है वो सीधा का सीधा उसकी जो ब्रेन की जो सेल्स है उन सेल्स की ग्रोथ करवाएगा। और बेटा जब ब्रेन की सेल ग्रोथ करेगी तभी तो उसमें डेवलपमेंट होगा, और जब डेवलपमेंट आपकी ग्रोथ ही नहीं करेगी तो डेवलपमेंट कराओगे किसका? इसलिए बोलते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है किसके लिए सर? बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एक ब्रेन के ग्रोथ कराने के लिए। हाँ, एक बार सेल ने ग्रोथ कर लिया, ब्रेन की कोशिकाएं बन गई, ब्रेन की कोशिकाएं न्यूरॉन्स होते हैं, यदि ये न्यूरॉन्स बन गए तो इन न्यूरॉन्स को चलने के लिए अब एटीपी की जरूरत पड़ेगी। ये एटीपी देगा आपका ग्लूकोज, ठीक है, जो जिंदगी भर देता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेन की जो ग्रोथ है वो एक टाइम आने के बाद में रुक जाती है, ठीक है, चलिएगा। और कुछ एक लोगों की तो ग्रोथ चल रही है अभी भी, ठीक है ना, मैं इधर यदि कमेंट की तरफ देखूँ तो दिख जाएगा मेरे को, ठीक, चलिएगा। रंजीत सैनी, ठीक है, रंजीत सैनी, इज इट राइट पैलेस टू टॉकिंग लाइक दिस? यदि आपका ईमान अंदर से बोलता है कि हाँ तो भगवान आपकी रक्षा करे, और बोलता है नहीं तो फिर क्यों कर रहा है मेरे भाई, ठीक है, चलिएगा। अगला बात करते हैं बेटा, धर्मराज चौधरी, यदि आप वही धर्मराज जी हो जिन धर्मराज जी को मैं जानता हूं तो मेरा सादर प्रणाम आपको, ठीक है, चलिएगा। अगला बात करते हैं बेटा, अगला था आपका फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, ठीक है, ये बेटा जो फ्रुक्टोज है, ये जो फ्रुक्टोज है आपका, इस फ्रुक्टोज को भी आप मोनोसेक्राइड बोलते हो, ठीक है, ये भी आपका मोनोसेक्राइड है, ये भी आपका मोनोसेक्राइड है। ये मोनोसेक्राइड क्या करता है बेटा? फ्रुक्टोज, ये जो फ्रुक्टोज वाला जो मोनोसेक्राइड है वो काम करता है क्या बेटा? ये काम करता है आपके बॉडी के अंदर, यानी कि जो स्पर्म है, स्पर्म है, इन स्पर्म के अंदर न्यूट्रिशन का काम है वो फ्रुक्टोज करता है, ठीक है, स्पर्म के अंदर जो न्यूट्रिशन का काम है वो आपका फ्रुक्टोज करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आपका जो फ्रुक्टोज है वो काम करता है। बेटा ये फ्रुक्टोज है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है उस पेशेंट में जिस पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटस हो, ठीक है, बस दो इसका याद रखना, ठीक है, दो याद रखना बेटा, ठीक है, मोनोसेक्राइड, ठीक है ना, ये जो मोनोसेक्राइड है वो क्या करता है, कौन सा आपका फ्रुक्टोज, एक तो ये जो है स्पर्म को न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी स्पर्म को ये आपका नरिश भी करता है। दूसरा ये क्या करता है बेटा? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है आपका डायबिटिक मेलाइटस में, क्योंकि डायबिटिक मेलाइटस के जो कॉम्प्लिकेशंस है उन कॉम्प्लिकेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है, चलिएगा बेटा। अगला बात करते हैं डाइसेक्राइड का। डाइसेक्राइड, सबसे पहला जो डाइसेक्राइड था बेटा वो था माल्टोज। माल्टोज जो सबसे बढ़िया अगला था वो था आपका, ठीक है ना। आज के लिए बहुत है सर। अरे भाई क्यों टेंशन ले रहा है तू, ठीक है ना, क्यों परेशान हो रहा है, ठीक है, ठीक है, क्यों परेशान हो रहा है फालतू के अंदर, ठीक है ना, क्यों परेशान हो रहा है, ठीक है ना, खूब है तो भाई जाके रेस्ट कर आराम से, ठीक है ना, चलिएगा। डाइसेक्राइड माल्टोज, ठीक है, देख बेटा डाई का मतलब क्या होता है? दो। सेक्राइड का मतलब क्या है? शुगर मॉलिक्यूल। वो सेक्राइड जिसमें दो शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो उस दो शुगर मॉलिक्यूल वाले सेक्राइड को मैं क्या बोलूंगा? डाइसेक्राइड। ये जो डाइसेक्राइड है, ये जो डाइसेक्राइड है वो सबसे पहला डाइसेक्राइड पता माल्टोज। दो सेक्राइड कौन कौन से? एक ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनने वाले डाइसेक्राइड को माल्टोज बोलता हूँ। दूसरा आता है बेटा इसके अंदर लैक्टोज। लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, ठीक है। तीसरा बनता है बेटा इसी के अंदर सुक्रोज। सुक्रोज ये बनता है ग्लूकोज प्लस आपका फ्रुक्टोज से, यानी कि वो डाइसेक्राइड जो ग्लूकोज है प्लस ग्लूकोज से बना हुआ है उस कंबाइंड रूप से उस ग्लूकोज या उस डाइसेक्राइड को मैं बोलूंगा माल्टोज। वो डाइसेक्राइड जो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बना है उसको मैं बोलूंगा लैक्टोज। वो डाइसेक्राइड जो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बना है उसको मैं बोलूंगा सुक्रोज, ठीक है। ये तीन आपके डाइसेक्राइड हो गए, ठीक है। तो बेटा अपन मोनोसेक्राइड के क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे थे। मोनोसेक्राइड का जो क्लासिफिकेशन है वो होता है ऑन द नंबर ऑन द बेसिस ऑन द नंबर ऑफ सेक्राइड्स। कितने सेक्राइड्स होते हैं? यदि एक सेक्राइड है तो वो मोनोसेक्राइड है, दो सेक्राइड है तो डाइसेक्राइड है, आपके दो या आपके 10 से ज्यादा है तो वो आपका पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। बेटा जो मोनोसेक्राइड है उसमें तीन थे, ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था, ग्लैक्टोज था। क्या काम कर रहा था ग्लूकोज? बेटा ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, आपकी बॉडी में एटीपीज बनाता है, ठीक है। किसके साथ में मिलकर एटीपी बनाता है? तो बेटा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपका एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। ये जो एटीपीज है वही आपकी बॉडी का एनर्जी है, ये जो आपकी बॉडी का एनर्जी है, ठीक है ना, वही आपको काम करवाता है, ठीक है। अगला बात क्या था कि बेटा ये जो ग्लूकोज जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं वही ग्लूकोज आपका ब्लड ग्लूकोज होता है और वही आपका डेक्सट्रोज है। इसी वजह से जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो उसको आप बोलते हो क्या? ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो उसको आप हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हो, और हाइपोग्लाइसीमिया में आप आईवी डेक्सट्रोज देते हो। कौन सा डेक्सट्रोज देते हो? डिपेंड करता है कितना आपका हाइपोग्लाइसीमिया है। कम है तो 5% से काम चल जाएगा, ज्यादा है तो 10%, 25%, 50% ये ग्लूकोज अपने पास अवेलेबल होता है। यदि कम्युनिटी लेवल का बात करूं तो 5% से ज्यादा अवेलेबल होगा नहीं, तो अपन 5% पे रहते हैं जो आइसोटोनिक होता है, ठीक है ना। अगला बात करते हैं बेटा ये जो ग्लूकोज है वो ब्रेन के अंदर प्राइमरी सोर्स होता है किसका? ठीक है ना, आपका ब्रेन के अंदर आपका पार्ट होता है किसका? ये ब्रेन के अंदर एनर्जी देने का काम करता है। और जब ये ब्रेन के अंदर एनर्जी देने का काम करेगा तो बेटा मैं बात करूंगा कि ब्रेन का जो एटीपीज है वो ये प्रोड्यूस करता है। अगला बात क्या था? ग्लैक्टोज का। ग्लैक्टोज बेटा वो शुगर है जिसको ब्रेन शुगर बोलते हैं, और ये ब्रेन शुगर क्या करता है? ब्रेन की सेल्स की ग्रोथ करवाता है। और जब ब्रेन की सेल्स की ग्रोथ होगी तो वो ग्रोथ करने से आपका जो ब्रेन है वो डेवलप होगा और आप में डेवलपमेंट पे आएगा। डेवलपमेंट का मतलब होता है आपकी स्किल्स, वो स्किल्स आएंगे, पढ़ने का स्किल, लिखने का स्किल, बहुत सारे लोगों के बोलने का स्किल, ठीक है, वो सारे के सारे है वो आएगा आपका डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तीसरा जो स्किल होता है बेटा, या फिर तीसरा जो आपका मोनोसेक्राइड होता है वो था फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का काम होता है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, और उधर की तरफ डायबिटिक मेलाइटिस वाले को नहीं देते हैं, इसीलिए डायबिटिक मेलाइटिस वाले को मिठाई खाने से मना करते हैं, ठीक है। बेटा अगला बात करते हैं डाइसेक्राइड को। कौन कौन से होते हैं? तीन होते हैं, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है और सुक्रेज होता है। माल्टोज क्या काम करता है? माल्टोज किसका बना होता है? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज दोनों मिलकर जिस डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? माल्टोज बोलते हैं। जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर किसी डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको लैक्टोज बोलते हैं। जब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलकर किसी डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको आप सुक्रेज, आपको उसको सुक्रोज बोलते हैं। ये सारे के सारे आपके डाइसेक्राइड थे, ठीक है, चलिएगा।
अगला डिस्कस करते हैं बेटा न्यूट्रिशनल प्रोसेस, ठीक है, न्यूट्रिशनल प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देख बेटा न्यूट्रिशनल प्रोसेस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है, देख सबसे पहले तो तू इसको समझ, ठीक है, कि न्यूट्रिशनल प्रोसेस है क्या। देख बेटा न्यूट्रिशनल प्रोसेस का जो मीनिंग है उस मीनिंग में आप एक बार समझिएगा। जब मैंने न्यूट्रिशन का आपको इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने बोला था कि न्यूट्रिशन है वो मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो डील करता है न्यूट्रिएंट के साथ में, कैसा, हाउ टू अचीव, ठीक है। और अचीव में मैंने बोला था कि आपका जो बॉडी है वो बॉडी न्यूट्रिएंट को कैसे रिसीव करेगा, ठीक है, और ये बॉडी उस न्यूट्रिएंट को कहां से रिसीव करेगा, तो ये फूड से करेगा। अब बेटा जो फूड आपने लिया है, ये जो फूड लिया है, ये फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को कैसे मिलेंगे, तो उसको मिलने के लिए आपकी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले होता है इनगेशन, इनगेशन मतलब निगलना, इनगेशन के बाद में होता है डाइजेशन, डाइजेशन होना उसका, उसके बाद में होता है एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद में होता है उसका जो भी चीज एब्जॉर्ब हुआ है उस एब्जॉर्ब चीज का यूटिलाइजेशन, और यूटिलाइजेशन होने के बाद में उसका एक्सक्रिएशन, ठीक है। यदि आप थोड़े से समझदार हो तो मेरी बात समझ जाओगे। जैसे कि अपन प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन खाएंगे, आपके इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको आप पेप्सिन बोलते हो, वो प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन टूटता है डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड से आगे आपका एंजाइम है वो उसको तोड़ता है एमाइनो एसिड में, एमाइनो एसिड को आपका बॉडी लेता है, यानी कि आपका जो इंटेस्टाइन सिस्टम है वो उस एमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ब्लड के थ्रू उसको आपकी बॉडी में भेजता है, आपकी बॉडी उसी एमाइनो एसिड से वापस प्रोटीन बनाता है, और जब वो प्रोटीन बन जाए तो उस प्रोटीन का काम आता है, ठीक है। देख बेटा सुनना, सबसे पहले प्रोटीन खाया था वो इंगेशन, पेप्सिन के थ्रू प्रोटीन टूटा था वो डाइजेशन, एमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हुआ था वो एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन होकर इस एमाइनो एसिड से जो प्रोटीन बनाता है, जिस काम का प्रोटीन बनाता है, फॉर एग्जांपल आपका क्लोटिंग प्रोटीन्स, ठीक है, क्लोटिंग प्रोटीन का काम था क्लोट करना, क्लोटिंग प्रोटीन ने जैसे क्लोट का काम किया वो उसका यूटिलाइजेशन, और आपने पढ़ा होगा जब जब बॉडी के अंदर आपका प्रोटीन टूटता है तब तब नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकलते हैं, और जब नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहे हैं तो वो हो गया उसका एक्सक्रिएशन, ठीक है। हर एक न्यूट्रिएंट इन्हीं सारी की सारी प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है, हर एक न्यूट्रिएंट है वो इन्हीं प्रोसेस को फॉलो करता है, और जब इन्हीं सारी प्रोसेस को वो फॉलो करेगा तो उसको मैं कंसीडर करूंगा किसके अंदर, आपका न्यूट्रिशनल प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना, इसको न्यूट्रिशनल प्रोसेस के अंदर। देख बेटा ये काम यहाँ हो रहा है, स्टार्च या फिर आप ग्लाइकोजन को जैसे ही ले रहे हो, ठीक है ना, लेते ही आपका सलाइवा आया, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको आप सलाइवरी एमाइलेज बोलते हो, अभी आप वापस बोलोगे, इसको जूम करो, ये लो मैं जूम कर देता हूँ आपके बोलने से पहले ही, ठीक है ना, ये ले दिख जाएगा शायद आपको, ठीक है ना, ये ले, ठीक है। जैसे ही आप इसके अंदर क्या करोगे बेटा, स्टार्च या ग्लाइकोजन को जैसे ही आप मुंह के अंदर लोगे तो मुंह के अंदर लेते ही आपका जो है वो सलाइवा बनेगा, बनेगा बेटा, जो सलाइवा बनेगा उसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है। ये एमाइलेज क्या करता है बेटा, ये एमाइलेज उस ग्लाइकोजन को या उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है डाइसेक्राइड में, लिख ले इसको, एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है, पॉलीसेक्राइड को कन्वर्ट करता है डाइसेक्राइड में, ठीक है, लिख ले इस बात को। देख बेटा ये सलाइवरी एमाइलेज आ गया, ये पॉलीसेक्राइड को कन्वर्ट कर देगा डाइसेक्राइड में, और बचा कुछ होगा तो एक एमाइलेज और आता है पेनक्रियाज से, ठीक है, जैसे खाना आगे पेनक्रियाज की तरफ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो पॉलीसेक्राइड था वो कन्वर्ट हो जाएगा डाइसेक्राइड में, और डाइसेक्राइड होते हैं 3, माल्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज। माल्टोज माने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज माने ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, लेक्टोज माने ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये सारे के सारे जो है आपके डाइसेक्राइड, इन डाइसेक्राइड पे एंजाइम काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लिख लेना ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो एंजाइम्स है कौन से, माल्टोज के ऊपर जो एंजाइम काम करता है वो होता है माल्टेज, ठीक है, सुक्रोज के ऊपर जो काम करता है वो होता है सुक्रेज, और लेक्टोज के ऊपर जो काम करता है वो होता है लेक्टेज, ठीक है, माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज, ठीक है। ये क्या करेगा, डाइसेक्राइड को तोड़ेगा मोनोसेक्राइड में। माल्टोज किसका बना हुआ था, 2 ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज सेपरेट हो गया। सुक्रोज किसका बना हुआ था, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का, ये एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज बन गया। ये आपका लेक्टोज किसका बना था, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का, ठीक है। ये आपका न्यूट्रिशनल प्रोसेस होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, ऐसा कुछ देखते हो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप, ठीक है। ये सारा का सारा अपन है वो फॉलो करते हैं किसके अंदर बेटा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है सर। अगला जो टॉपिक आता है, ठीक है ना, दैट इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या क्या कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, ठीक है ना, उन सोर्सेज के अंदर आपका आता है बेटा, ठीक है। देखिए चने हैं, ठीक है, चिकपी, ठीक है ना, जो बड़े वाले जो चने आते हैं वो वाले, ठीक है ना, स्वीट पोटैटो आपका, शकरकंद, ठीक है, कॉर्न मक्का, ठीक है, ग्रीन पीस मटर, ठीक है, मटर, ठीक है ना, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, अपने जो काम की चीजें हैं वो लिख ले, ठीक है ना। अब इसको जूम करूंगा तो ये नीचे वाले हैं वो और नीचे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है ना। आलू प्याज, ठीक है ना, आलू प्याज मटर, ये एक सब्जी तो ये बन गई तेरी, ठीक है। ये स्वीट कॉर्न, ठीक है, ये स्वीट कॉर्न तेरा एक सब्जी और बन गई, एक सब्जी तेरे स्वीट पोटैटो की बन गई, ठीक है ना, और एक ये तेरा खरबूजा, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है, यानी कि वो सारी चीजें जो खाने में हल्की सी मीठी हो वो सारी की सारी आपके कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ठीक है, उन सब के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है ना। चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा, अगला बात करते हैं द नेक्स्ट इज द फंक्शन, क्या काम था कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन, तो बेटा ग्लूकोज का काम बात किया था एनर्जी के साथ में, ग्लैक्टोज का काम किया था ब्रेन सेल के साथ में, और फ्रुक्टोज का काम बताया था आपको किसके साथ में, फ्रुक्टोज का काम बताया था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, ठीक है ना। वो जो मोनोसेक्राइड है वही इसका फंक्शनल यूनिट है और वही काम करेगा जो कि आपका काम होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आता है बेटा प्रोटीन, ठीक है, नेक्स्ट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है दैट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज द प्रोटीन, ठीक है। देख बेटा प्रोटीन के बारे में बोला जाता है कि प्रोटीन एक वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्रोटीन जो है
वो एक आपका ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके बारे में बोला जाता है लैटिन के अंदर प्लीज टेक फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है ना, प्लीज टेक फर्स्ट, ठीक है ना। प्रोटीन का जो लैटिन में मीनिंग होता है वो होता है प्लीज टेक फर्स्ट। क्यों प्रोटीन के बारे में ये बोला जाता है प्लीज टेक फर्स्ट? उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि देख बेटा तू इस प्रोटीन को थोड़ा सा समझ कि ये जो प्रोटीन है क्यों ऐसा बोला है साइंटिस्टों ने, क्यों ऐसा वैज्ञानिकों ने बोला है कि आप इस प्रोटीन को है वो सबसे ज्यादा लीजिएगा या सबसे पहले खाइएगा, उसके पीछे का रीजन बताऊं। मैंने इस क्लास को जब स्टार्ट किया था तब एक बात बोली थी कि बेटा अपनी बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो सबसे बेसिक यूनिट होता है आपका सेल। इस सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल का आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन बना होता है, वो सेल मेम्ब्रेन आपका बना होता है लाइपोप्रोटीन का। अब मेरे को एक बात बता बेटा, यदि प्रोटीन नहीं होगा तो लिपिड के साथ जुड़ने वाला प्रोटीन कहां से आएगा, और प्रोटीन नहीं आएगा तो ये सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन कैसे बनेगा? देख मीनवाइल तू एक बात और किया था कि सर इस सेल के अंदर चाहे कोई भी न्यूट्रिएंट्स अंदर आए या कोई भी चीज बाहर जाए, चाहे कोई सा भी हार्मोन इसके ऊपर काम करे, वो तभी कर पाएगा जब इस सेल के ऊपर रिसेप्टर्स हो, ठीक है, जब इस सेल के ऊपर क्या हो, रिसेप्टर्स हो। बेटा ये जितने भी जो सेल के रिसेप्टर्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो सर सुनना इसको, क्यों अपनी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो इतना जरूरी है, या क्यों ऐसा बोला गया कि प्रोटीन के बारे में बोलते हैं प्लीज टेक फर्स्ट? उसके पीछे का रीजन है वो ये है कि सर अपनी बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट है जिसको आपने सेल बोला है वो सेल बना होता है लाइपोप्रोटीन का। प्रोटीन नहीं तो ये प्रोटीन नहीं, और प्रोटीन नहीं तो बेटा सारी दिक्कतें वो आनी है। दूसरा क्यों बेटा, इस सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स बने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वो सारे के सारे प्रोटीन के बने। अरे अभी भी बात किया था थोड़ी देर पहले कि आपकी जो सेल है उसको जिंदा रहने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है, और ये एटीपी बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से। इस ऑक्सीजन से आपका एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब महाज्ञानी ये सोच, ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। अरे इसको तोड़, हीम प्लस ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन एंड ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन। अरे यदि प्रोटीन नहीं होगा तो तेरा हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, या हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा? हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो बेटा एटीपी बनना तो बहुत दूर की बात है, एटीपी बनेगी नहीं, और एटीपी नहीं बनेगी तो ये जो सेल है वो जिंदा कैसे रहेगा? ठीक है, अगला और सुन, इसी को क्यों बोला गया कि प्लीज टेक फर्स्ट, ठीक है। देख बेटा सुन, ठीक है, अभी अभी तूने बोला था कि इस सेल का जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, इस सेल का जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायर्ड जो एटीपी है उसको बोला था बीएमआर। उसको क्या बोला था? बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर बोला था। इस बीएमआर को चलाने के लिए जरूरत पड़ी थी T3 एंड T4 हार्मोन की, थायराइड 3 एंड थायराइड 4 हार्मोन की, ठीक है। ये जो T3 एंड T4 हार्मोन है बेटा ये बना होता है टायरोसिन का, टायरोसिन का, और टायरोसिन अपने आप में एक एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड है मतलब प्रोटीन है। प्रोटीन नहीं खाएगा तो तेरा एमाइनो एसिड नहीं बनेगा टायरोसिन, और टायरोसिन यदि नहीं बना तो बेटा T3 T4 नहीं बनेगा, और T3 T4 नहीं बनेगा तो बेटा दिखती सी चीज है, दिखती सी चीज है। सर ओलिगो और पॉलीसेक्राइड नहीं पढ़ा के गए बेटा। ऐसा है कि ओलिगोसेक्राइड जो है वो बहुत ही रेयरली आपका पूछा जाता है, या फिर वो है थोड़ा सा डीप क्लासिफिकेशन होता है, इसीलिए सीएचओ के हिसाब से मैंने उसको एस्केप किया है। अब देख, एक था मोनो था, दो था वो डाई था, 10 से ज्यादा था वो पॉली था, तो 3 से लेकर 9 सेक्राइड का यदि कोई चेन होता है तो ओलिगोसेक्राइड है, ठीक है ना, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। अगला बात करते हैं कि T3 T4 है वो टायरोसिन का बना हुआ, टायरोसिन खुद एक एसेंशियल अमाइनो, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बनता है एसेंशियल अमाइनो एसिड से, और एसेंशियल अमाइनो एसिड आते हैं प्रोटीन के खाने से। अब जो प्रोटीन के खाने से ये एसेंशियल अमाइनो एसिड आएगा तभी तो नॉन एसेंशियल बनेगा, और T3 T4 बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। तो तेरा बीएमआर है वो नहीं चलेगा, और बीएमआर ही नहीं चला तो कल नाइट में तूने हाइपोथायरॉइडिज्म पढ़ा था, बहुत अच्छे से याद है आपको अभी तक, ठीक है। चलिएगा, इसीलिए बोलते हैं कि बेटा जो प्रोटीन है इस प्रोटीन के बारे में बोला गया कि प्लीज टेक फर्स्ट, ठीक है। चलिएगा, केमिस्ट्री में इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री के अंदर प्रोटीन के बारे में बोला जाता है प्रोटीन इज ए ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इज ए ऑर्गेनिक कंपोनेंट। प्रोटीन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक कंपोनेंट है मतलब वो कार्बन का बना है, वो हाइड्रोजन का बना है, वो ऑक्सीजन का बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतना जरूरी नहीं है, जिससे ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन का होना, ठीक है बेटा। देख सिंगल मोस्ट ऐसा आपका न्यूट्रिएंट है, सिंगल मोस्ट न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। आपका एमाइनो एसिड है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। तो सर बात कर रहे थे अपन प्रोटीन का। प्रोटीन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो बना होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, साथ ही साथ नाइट्रोजन का, सल्फर का एंड फास्फोरस का, ठीक है। साथ ही साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर इनका भी बना होता है, ठीक है। सर नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनसे बना हुआ एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपोनेंट जिसको आपने क्या बोला है? जिसको आपने प्रोटीन बोला है, ठीक है। सर ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है उसको एमाइनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। एमाइनो एसिड, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। चलिएगा अगला बात करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। वो कौन होता है बेटा? एमाइनो एसिड होता है, ठीक है। अरे जिस हिसाब से आपका जो ग्लूकोज है वो बेसिक यूनिट था किसका? मोनोसेक्राइड का। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर आपके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म कर रहे थे, उसी हिसाब से बहुत सारे एमाइनो एसिड्स मिलकर आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो सर सबसे बेसिक यूनिट है प्रोटीन का कौन? एमाइनो एसिड, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट को आपने क्या बोल दिया? एमाइनो एसिड। बेटा यदि दो एमाइनो एसिड प्लस एमाइनो एसिड एक साथ जुड़े तो उसको बोलते हैं पेप्टाइड, उसको बोलते हैं पेप्टाइड, ठीक है। एमाइनो एसिड एंड एमाइनो एसिड, इन दो एमाइनो एसिड का जो ग्रुप होता है उसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड। ये जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं आप पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। चल देख अगला एक फैक्ट और लिख ले। पहला फैक्ट लिखा तूने एमाइनो एसिड बेसिक यूनिट, दूसरा लिखा दो एमाइनो एसिड पेप्टाइड। बेटा यदि तीसरा लिख पॉलीपेप्टाइड,
ठीक है बेटा, जो पॉलीपेप्टाइड है वो पॉलीपेप्टाइड यासीर, बेटा एक काम कर, अलार्म लगा के सो जा या किसी दोस्त को बता दे कि जब अगला नंबर आए तब तक आपको उठा दे। ठीक है, वापस वही बोलूंगा यार, ये कहाँ से आते हैं ये लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन करवा, टॉपिक बीच में छोड़ के क्वेश्चन करवाना चालू कर दूं, हद है मतलब। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, देख बेटा सुनना, ये जो पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, देख एक तो एमाइनो एसिड था, दो पेप्टाइड हुआ, 3 से लेकर 99 तक एमाइनो एसिड यदि एक चेन में हो, सिंगल चेन में हो, उस सिंगल चेन को मैं बोलता हूं आपका पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और बेटा यदि कोई चेन, जिस चेन में मोर देन 100 एमाइनो एसिड एक साथ जुड़े, उस चेन को बोलता हूं प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन अपने आप में क्या है। ठीक है, हाँ सही बात है, सीधा एग्जाम ही दिला दो इनको, एग्जाम के अंदर आजा बैठ जा। ठीक है ना, ठीक है, हद है मतलब यार। ठीक है ना, चलिएगा बात करते हैं आगे। मोर देन 100 अमाइनो एसिड एक साथ जुड़े तो उसको बोलते हैं अपन प्रोटीन। ठीक है, तो देख बेटा सुन, समझना, 3-4 फैक्ट को समझना। सबसे पहला फैक्ट ये, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन इज नोन एज द अमाइनो एसिड। यदि दो अमाइनो एसिड एक साथ जुड़े तो पेप्टाइड, जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना, तीसरा जो होता है बेटा वो होता है आपका पॉलीपेप्टाइड। ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड जो होता है उसका मीनिंग होता है कि 3 से लेकर 99 अमाइनो एसिड यदि एक चेन में जुड़े हो, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, ऐसे यदि 99 अमाइनो एसिड एक चेन में जुड़े हो, तो उस चेन को मैं बोलता हूं क्या, पॉलीपेप्टाइड। यदि 100 या 100 से ज्यादा एक चेन के अंदर आपके प्रोटीन जुड़े हो तो उसको बोलता हूं मैं, सॉरी अमाइनो एसिड जुड़े हो तो उसको बोलता हूं प्रोटीन। यानी कि जिस हिसाब से किसी भी मॉलिक्यूल का ऑर्गेनिक होने के लिए उसके अंदर कार्बन का होना जरूरी है, उसी हिसाब से किसी भी चीज का प्रोटीन होने के लिए उसमें 100 अमाइनो एसिड का चेन होना जरूरी है। यदि किसी चीज में आपका 100 अमाइनो एसिड का चेन नहीं है तो वो प्रोटीन नहीं है। यदि कोई चीज प्रोटीन है दैट मीन वह कम से कम 100 अमाइनो एसिड है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, अगला बात करते हैं बेटा, अगला बात करते हैं। ठीक है ना, अगला बात करते हैं, मोर देन 100 अमाइनो एसिड के साथ में जुड़ा उसको आप प्रोटीन बोलते हो। बेटा बॉडी के अंदर जितने भी जो नाइट्रोजन बेस वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, सुन ले, समझ ले इस बात को। ठीक है, आएगा तेरे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कि एक पेशेंट है जिसके अंदर यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा है तो कौन सी डाइट बंद करेगा। देख यूरिक एसिड के अंदर तेरा नाइट्रोजन होता है। एक पेशेंट है जिसके अंदर आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, क्या करेगा। एक पेशेंट है जिसके अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है, कौन सी डाइट कम करेगा। एक पेशेंट है जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है, एक पेशेंट है जिसमें अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है। देख सुन ले बेटा, लिख लेना इनको। ठीक है ना, एमाइनो एसिड कौन सा, ठीक है ना, आपका क्या, यूरिया, यूरिक एसिड, आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, अमोनिया। यदि इन पांचों का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ हो तो इन पांचों का बढ़ा हुआ लेवल ये बताता है कि ब्लड के अंदर या तो नाइट्रोजीनियस पेस्ट है वो एक्सक्रिएट नहीं हो रहे यूरिन के थ्रू, और या फिर ये जो नाइट्रोजीनियस पेस्ट है इनका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो ये अपनी बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं। चाहे वो यूरिक एसिड है तो गाउट करेगा, क्रिएटिनिन है तो वो और ज्यादा दिक्कत करेगा, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया है तो वो हेपेटोएंसिफलोपैथी करवाएगा। यदि ये पांचों चीजें हैं तो वो अपनी बॉडी के लिए हानिकारक है। इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, देख किसी भी चीज को दो ही टाइप से कंट्रोल हो सकती है, या तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दे। ठीक है, जो तेरी बॉडी कर नहीं पा रही, मान ले तेरा पेशेंट है वो रीनल फेलियर का है तो उसमें यूरिन बन नहीं रहा तो ये बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, अगला। ठीक है, ठीक है, अगला बात करते हैं कि सर ये है, अब एक काम करो ना, इनका प्रोडक्शन कम कर दो। प्रोडक्शन कैसे कम होगा, प्रोटीन कम कर दो, प्रोटीन डाइट कम करोगे तो इनका प्रोडक्शन कम होगा, तो वहां प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट या लो प्रोटीन डाइट देना स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, चलिएगा सर, ये सारी चीजें लिखने के बाद में अपन आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा। ठीक है, अगला बात करते हैं। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, दिख रहा है मेरे को, कमेंट आएगा थोड़ी देर में कि सर दिख नहीं रहा है, नहीं दिखेगा, ये मैंने जानबूझ के इसको छोटा किया। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से जितना मेरे काम का चीज होगा मैं उतना ही निकालूंगा इसमें से। ठीक है, देख बेटा सुन समझ। ठीक है, देख, नहीं देखना है तेरे को ज्यादा। ठीक है, सुनना इसको। ठीक है ना, ये जो है वो हम पढ़ते हैं हमारी कौन सी क्लास में, वो पढ़ते हैं हम हमारी नोरसेट वाली क्लास में। ठीक है ना, उतना सारा वो नहीं पढ़ना है आपको, आपको बस इतना सा पढ़ना है जितना मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, बस ये इतना सा पढ़ना है। ठीक है ना, कैसे इतना सा पढ़ना है, सुन इसको समझ। ठीक है, देख बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के हिसाब से जो प्रोटीन है वो कितने टाइप का होता है, तो देख बेटा सुनना, कंपोजिशन का मीनिंग है, कंपोजिशन का मीनिंग है, मान लीजिएगा कि आपके सामने ये कोई चीज पड़ी है। ठीक है, मान लीजिएगा कि आपके सामने ये कोई चीज पड़ी है। अब कंपोजिशन का मतलब होता है कि ये चीज किन किन चीजों से मिलकर बनाए, किन किन चीजों से मिलकर बनाए, मिलकर बनाए, वही तो कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो देख बेटा सुनना, जरूरी है कि एक भी चीज एक ही चीज से बनाओ। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा कि ये मेरा ढक्कन है। ठीक है, ये ढक्कन है। ठीक है, ये सिर्फ प्लास्टिक का बना है तो एक सिंगल चीज हो गया प्लास्टिक से। ठीक है, मैंने ये जो शर्ट पहन रखा है, शर्ट किससे बना है, तो शर्ट तो अलग अलग चीजों से बना है, कपड़ा है, इसके अंदर आपके जो बटन है वो अलग है, तो दो तीन चीजों से मिलकर बना है। कोई भी चीज किन किन चीजों से मिलकर बनी है उन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए अपन यूज करते हैं वर्ड जिसको बोलते हैं कंपोजिशन। यही कंपोजिशन यहाँ बताया गया है। ठीक है ना, यही कंपोजिशन यहाँ बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। इसके हिसाब से आपका जो प्रोटीन है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल प्रोटीन, लिख लो सीधा सीधा, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा होता है बेटा डेरिवेट प्रोटीन,
डेरिवेट प्रोटीन्स। देख बेटा सुनना, सिंपल प्रोटीन यानी कि ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर ओनली प्रोटीन ही हो, ठीक है, ये कौन सी बात हुई सर, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर कट बात हुई, ठीक है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना हो, जैसे कि तुम पढ़ते हो एग्जांपल फॉर एल्बुमिन। अरे एल्बुमिन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल आपका प्रोटीन एक नहीं है, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रोटीन। देख अगला पढ़ते हैं बेटा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ना, किसी के साथ जुड़ना, किसी के साथ जुड़ना, ठीक है, किसी के साथ जुड़ना, ठीक है ना, अच्छे से लिखो। अब क्या करें, हैंडराइटिंग भगवान ने ऐसा ही दिया है, ठीक है, सुधारेंगे इसको भी, ठीक है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ना, ठीक है ना, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अभी अभी मैंने बोला था कि सर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन बना होता है लाइपोप्रोटीन का। अरे यहाँ जो प्रोटीन है वो लिपिड के साथ नहीं जुड़ा है क्या ज्ञानी, और जब ये प्रोटीन लिपिड के साथ में जुड़ा है तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गया, किसके साथ, लिपिड के साथ में। यानी कि जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो किसी के साथ जुड़ता है, जैसे कि अभी अपन ने बोला था कैसा प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, आपका ग्लाइकोप्रोटीन, ये सारे सारे प्रोटीन है वो कॉन्जुगेटेड है। डेरिवेटिव प्रोटीन यानी कि वो प्रोटीन जिनका डेरिवेशन होता है आपकी बॉडी से, सिंथेसिस जिनका होता है, जैसे कि हॉर्मोन्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव या सिंथेसिस प्रोटीन वो प्रोटीन जो आपकी बॉडी खुद बना रही है, जैसे कि हॉर्मोन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन जो किसी के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और तीसरा, ठीक है ना, तीसरा जो है वो क्या है, तीसरा जो है बेटा वो सिंपल प्रोटीन, वो प्रोटीन जिसमें ओनली आपका एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बेटा अगला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। देख बेटा इस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिटिव वैल्यू को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ कि सर अपनी बॉडी के अंदर होते हैं एमाइनो एसिड्स। ये आपका जो प्रोटीन है वो एमाइनो एसिड का बना होता है। आप सब लोगों ने थोड़े थोड़े से आप चीर परिचित होंगे एक दो बात से, ठीक है। अरे भाई अमन किसी के साथ में कोई प्रोटीन का जुड़ना, जैसे तेरा लाइपोप्रोटीन है, चलिएगा। देख बेटा ये जो अपना एमाइनो एसिड है, ठीक है ना, अपने जो एमाइनो एसिड्स हैं अपन ऐसा बोलते हैं कि एमाइनो एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है असेंशियल एमाइनो एसिड और दूसरा होता है नॉन असेंशियल एमाइनो एसिड, ठीक है। सुनना बेटा इसको, ठीक है, असेंशियल एमाइनो एसिड और नॉन असेंशियल एमाइनो एसिड, कैसे दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन है या फिर दोनों क्या चीजें हैं। तो देख बेटा असेंशियल एमाइनो एसिड वो एमाइनो एसिड्स होते हैं, असेंशियल एमाइनो एसिड्स वो एमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको खाने में खाने की जरूरत है, जरूरत है, ठीक है। सुनना बेटा वो एमाइनो एसिड जिनको खाने में लेने की जरूरत है, थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ वैसा समझेगा। देख बेटा अपने जो एमाइनो एसिड्स है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल, ठीक है। देख सुनना, अपनी बॉडी के अंदर होती है प्रोटीन, ठीक है, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, आपका लाइपोप्रोटीन। अरे इन सब प्रोटीन को बांधने के लिए या फिर इन प्रोटीन का फॉर्मेशन होने के लिए एमाइनो एसिड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बेटा। ये जितने भी जो एमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है ये सारे के सारे एमाइनो एसिड को मैंने दो भाग में डिवाइड किया, एक वो एमाइनो एसिड जो असेंशियल है और दूसरा है वो नॉन असेंशियल है। असेंशियल एमाइनो एसिड वो एमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि खाने में खाने की जरूरत होती है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू न्यू नहीं बन सकते, ठीक है। देख अभी तक का एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन या सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में रहता है, वो ये रहता है कि एसेंशियल एमाइनो एसिड वो है जो खाने में खाएंगे, नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड वो है जिनको बॉडी बनाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता। एसेंशियल एमाइनो एसिड्स वो एमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उनको आपको खाने में खाना पड़ेगा, ठीक है ना। इनको खाने में खाना पड़ेगा क्योंकि जब आप एसेंशियल एमाइनो एसिड खाओगे, जब आप एसेंशियल एमाइनो एसिड खाओगे तो बेटा एसेंशियल एमाइनो एसिड खाने से ही जो एसेंशियल एमाइनो एसिड है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू द मेटाबॉलिक प्रोसेस वो कन्वर्ट होंगे नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड में।
जब तक आप एसेंशियल अमाइनो एसिड खाने में नहीं खाओगे तब तक आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो नहीं बन सकता। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस मिसकंसेप्शन को अपने बॉडी से बाहर निकालिएगा। ठीक है, ठीक है, इस मिसकंसेप्शन को बाहर निकालिएगा कि सर आपकी बॉडी के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड है, उनको खाने में खाना चाहिए, नॉन एसेंशियल को खाने में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनको बॉडी प्रोड्यूस करता है, उनको बॉडी कहीं प्रोड्यूस नहीं करता। बेटा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड है जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड से, और एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड है जो कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू नहीं बनते। इनको तो आपको डाइट में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देख बेटा सुनना, यदि कोई डाइट, जिस डाइट के अंदर सारे के सारे यानी कि टोटल जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, यदि सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहे, यदि किसी डाइट के अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड आपके प्रेजेंट रहे, तो क्या उससे सारे के सारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं बनाए जा सकते क्या? सर बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसा खाना जिस खाने के अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो, वो खाने को मैं बोलूंगा वो खाना फुली प्रोटीन है। ठीक है, क्योंकि यदि ये खाना खाऊंगा तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बनेंगे। ठीक है, ठीक है, यूनिक जानवी, बेटा तू भी सोचा, फिनिश करेंगे तब आपको मैसेज कर दिया जाएगा किसी न किसी आपके फ्रेंड के थ्रू। क्यों परेशान हो रही है? ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक। कल्पना जी, ठीक है ना, क्या करेंगे ब्रेक से? ठीक है ना, चल रहा है सारा सब कुछ, चलिएगा, अपने पास में ग्लूकोज रखिएगा, वो ग्लूकोज लो और काम चलाइए अपना। ठीक है, चलिएगा, बात करते हैं बेटा, बात करते हैं। अरे मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थका, तुम वैसे थक गए। ठीक है ना, चलिएगा, अगला बात करते हैं बेटा। अगला बात अपन ये करते हैं कि सर आपका जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, वो अमाइनो एसिड वो है जिनको आप खाने में लो, इनका मेटाबॉलिज्म होगा और मेटाबॉलिज्म होकर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बनेगा, और ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी के अंदर के जो रिमेनिंग काम है प्रोटीन के वो फुलफिल करेगा। ठीक है, अलोन विद द एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता, आप कोई ऐसा खाना खा रहे हो जिस खाने के अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो, तो क्या वो आपका फुल प्रोटीन नहीं हुआ क्या? जब आप फुल प्रोटीन वाला ये खाना खाओगे, जब आप फुल प्रोटीन वाला ये खाना खाओगे, तो बेटा उसमें सारा सारा एसेंशियल एसिड्स होंगे, नॉन एसेंशियल बन जाएगा। ठीक है, नॉन एसेंशियल बन जाएगा, और नॉन एसेंशियल बनते ही, नॉन एसेंशियल बनते ही आपका क्या हो जाएगा बेटा? नॉन एसेंशियल बनते ही आपकी जो बॉडी के अंदर प्रोटीन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितना आपको प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो खाना जिसके अंदर सारे सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, वो हो गया आपका कंप्लीट प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। इसमें 3 होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियली कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ऐसा खाना या ऐसा डाइट जिसमें सारे के सारे एसेंशियल एमाइनो एसिड प्रेजेंट हो, वो तो हो गया आपका कंप्लीट प्रोटीन। ऐसा डाइट जिसमें 1-2 एसेंशियल एमाइनो एसिड एब्सेंट हो, वो हो गया आपका पार्शियली कंप्लीट। ठीक है सर, अगला है आपका इनकम्प्लीट, जिसमें आधे से ज्यादा एसेंशियल एमाइनो एसिड एब्सेंट हो, जो खाना नहीं, खाने के जैसा दिख रहा है लेकिन वो खाना नहीं है। वो खाना इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो पूरे है नहीं। जब पूरे पूरे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं है तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि बेटा इस खाने को खाने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू वहाँ 3 टाइप का है, कंप्लीट, पार्शियली कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है, चलिएगा अगला बात करते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं बेटा। ठीक है ना, अगला जो आपका प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन अभी तक की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है ये, यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन यानी कि फंक्शन के हिसाब से आपका जो प्रोटीन है वो कितने टाइप का प्रोटीन होता है। तो सबसे पहला होता है इसके अंदर स्ट्रक्चुरल, स्ट्रक्चुरल प्रोटीन, वो प्रोटीन जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, स्ट्रक्चर जैसा कि आपका सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति हिंदी मीडियम वालों। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिएगा, स्ट्रक्चरल मतलब कि सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, दूसरा जो होता है वो होता है आपका डिफेंस, डिफेंस प्रोटीन,
वो प्रोटीन जो आपकी बॉडी में डिफेंस का काम करे, वो प्रोटीन जो आपकी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखे, वो प्रोटीन जो आपकी बॉडी के अंदर डिफेंस का काम करे, वो प्रोटीन जो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, वो प्रोटीन, ठीक है, वो प्रोटीन जो कि आपकी बॉडी के अंदर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक को होने से रोके, वो जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोके, वो प्रोटीन कहलाता है आपका डिफेंस प्रोटीन। अरे आप सबने सुना होगा एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देख बेटा, ग्लोबुलिन इज द प्रोटीन, इम्यूनो का मतलब इम्यूनिटी, वो प्रोटीन या वो ग्लोबुलिन जो कि इम्यूनिटी बनाते हैं उनको आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हो। टोटल 5 होती है, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, आईजीएम, आईजीडी, ठीक है, आईजीडी। आईजीजी सबसे छोटी होती है, ठीक है, आईजीएम सबसे बड़ी होती है, आईजीई एनाफाइलेक्सिस के लिए होती है। ये सारे के सारे आपके सिंगल लाइनर क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये आएंगे। सबसे छोटी इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी, सबसे बड़ी आईजीएम, आपके किसके लिए, एनाफाइलेक्सिस के लिए आईजीई, ठीक है। देख बेटा सुनना, ये सबसे छोटी है, इसीलिए प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके मां से बच्चे के अंदर जाती है, माँ से बच्चे के अंदर जाती है, और जब माँ से बच्चे के अंदर ये ट्रांसफर होगी तो बच्चे के अंदर ये इम्यूनिटी करेगी। कैसा, माँ से मिल रही है बच्चे को, पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, याद रखना इसको, ठीक है ना। चलिएगा बेटा, अगला जो प्रोटीन होता है वो होता है आपका हार्मोनल प्रोटीन। वो प्रोटीन जो कि हार्मोन्स बनाते हैं, या फिर वो हार्मोन जो प्रोटीन के बने, एक ही बात है। वो हार्मोन्स जो प्रोटीन के बने या प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स के बने, वो आपके हार्मोनल प्रोटीन है। कौन सा, T3 एंड T4, ठीक है, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, मेलेनिन, अरे पढ़ते हो आप लोग डोपामाइन, ठीक है, पढ़ते हो आप एसिटाइल कोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन, ये सारे के सारे आपके प्रोटीन्स के बने हैं, ठीक है। इसमें से देख, मेलन आपके T3 T4 एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, मेलेनिन और डोपामाइन, ये सब के सब बने होते हैं टायरोसिन के, ठीक है। यदि बॉडी के अंदर टायरोसिन का डेफिशिएंसी हो गया तो T3 एंड T4 का डेफिशिएंसी होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। यदि बॉडी के अंदर आपके टायरोसिन का डेफिशिएंसी हो गया तो आपके दिक्कत होगा डोपामाइन कम होने में, और डोपामाइन कम होता है पार्किंसोनिज्म में। इसीलिए पार्किंसोनिज्म में बोलते हो कि हाई टायरोसिन फूड खाइए, वो फूड खाइए जिसमें टायरोसिन प्रेजेंट हो। अगला बेटा जो प्रोटीन होता है वो होता है आपका क्लोटिंग प्रोटीन्स, ठीक है। ये प्रोटीन के काम भी होते हैं साथ में, क्लोटिंग प्रोटीन्स। वो प्रोटीन जो कि क्लोट का फॉर्मेशन करती हो, वो प्रोटीन जो क्या करे, क्लोट का फॉर्मेशन करती हो, ब्लड क्लोट बनाती हो, जो कि आपके क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है बेटा। ये क्लोटिंग फैक्टर टोटल 13 होते हैं, 13 में से जो 6th है वो एब्सेंट होता है, 4th है वो कैल्शियम है। 13 में से 2 गए, छठा गया, चौथा गया, रिमेनिंग बचे 11। ये पूरे के पूरे 11 प्रोटीन है, याद रखना इसको, पूरे के पूरे 11 है वो प्रोटीन है, ठीक है सर। अगला बात करते हैं आपका क्लोटिंग प्रोटीन्स के अलावा, अगला बात करते हैं बेटा बफर प्रोटीन, ठीक है। वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो बफर का काम करते हैं। अरे डफर, इस बफर को समझ, ठीक है। ये बफर क्या है, ये बफर होता है जो कि आपके ब्लड के अंदर पीएच के लेवल को मेंटेन करे, ठीक है। यानी कि आपका जो पीएच है 7.35 टू 7.45, इस पीएच को 7.35 टू 7.45 के मीडियम में रखे, बीच में रखे, ताकि आपका एसिड बेस बैलेंस जो है, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस जो है, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस है वो मेंटेन रहे। या फिर मैं बोलूं कि इस एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने वाला जो प्रोटीन है वो आपका बफर प्रोटीन होगा, ठीक है। प्रोटीन का ये काम भी होता है।
तो अभी तक तूने प्रोटीन के कितने काम पढ़ लिए? अभी तक तूने प्रोटीन के काम पढ़ लिए कि सर स्ट्रक्चर बनाना, सेल मेम्ब्रेन बनाना, रिसेप्टर बनाना। पढ़ा था तूने प्रोटीन का काम कि सर क्लोटिंग प्रोटीन्स। पढ़ा था आपने इम्यूनोग्लोबिन यानी इम्यूनिटी का काम। पढ़ा था आपने कि सर ये जो प्रोटीन है वो काम आपका हार्मोन बनाने का भी करता है। पढ़ा कि सर प्रोटीन है वो बफर के अंदर भी काम करता है। पढ़ रहा है तो आगे कि सर ये जो प्रोटीन है वो उसके अंदर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन। ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन वो प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करे। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है आवागमन। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाता है और सेल से CO2 को वापस लंग्स तक लेके आता है। अरे तो ये क्या CO2 का और ऑक्सीजन का आवागमन नहीं हो गया क्या? ये आवागमन कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन मैंने बोला था, ग्लोबिन मतलब ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन आपकी प्लाज्मा प्रोटीन होती है और यही प्लाज्मा प्रोटीन से बनती है तेरी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है तेरे? ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? ऑक्सीजन का। किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? आपके CO2 का। ठीक है, देख बेटा एक और चीज लिख देना ग्लोबुलिन के बारे में। ग्लोबुलिन के बारे में एक चीज और लिख देना। ग्लोबुलिन है वो टोटल 3 टाइप का होता है, अल्फा बीटा गामा। इसमें से जो अल्फा और बीटा है इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। गामा ग्लोबुलिन इसका काम होता है इम्यून सिस्टम का। यानी कि जो तू हीमोग्लोबिन पढ़ता है, जो तू थायरोग्लोबुलिन पढ़ता है, जो तू और कौन सा ग्लोबुलिन, मायोग्लोबिन जो पढ़ता है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, थायरोग्लोबुलिन, ये सारे के सारे आपके अल्फा और बीटा टाइप के ग्लोबुलिन है जिनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। और ये अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन है वो बनते हैं आपके लीवर में। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन, इस गामा ग्लोबुलिन का काम होता है इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना। इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने वाला जो गामा ग्लोबुलिन है ये बनता है तेरे लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में ये बनता है बोन मैरो में। ठीक है, ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में। ठीक है ना, और कौन सा आपका जो प्रोटीन है वो प्रोटीन इसके साथ में अपन इसको कोरिलेट कर सकते हैं इसके साथ में कि और कौन सा प्रोटीन हो। तो बेटा एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन वो प्रोटीन जो कॉन्ट्रेक्शन करवाए, किसका? मसल्स का। अरे आप पढ़ते हो एक्टिन और मायोसिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। तो दिस होल थिंग्स अबाउट द प्रोटीन एंड व्हाट दिस थिंग्स आर सेड। ये थिंग्स कहती है कि सर आपका जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन था वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन था और फंक्शनल क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है, ठीक है, जो फंक्शनल आपका क्लासिफिकेशन था वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन कुछ इस टाइप का था जिसमें देखा था कि आपका प्रोटीन है वो क्या 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 कैसा कैसा और कब कब आपका काम करता है। वो सारा का सारा अपन ने देखा है किसमें? आपके कौन आपके फंक्शनल प्रोटीन में 5 7 10 आपने काम देखे हैं। वो काम इंपॉर्टेंट है, इन्हीं काम के साथ में आपका आता है बेटा। अगला एक चीज आता है इसके अंदर की जो आपका प्रोटीन है या फिर आपका जो एमाइनो एसिड है, इस एमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन अपन ने छोड़ दिया था, लिख लीजिएगा थोड़ा। एमाइनो एसिड या क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड। ठीक है, देख बेटा एमाइनो एसिड क्या है? बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट है किसका? आपके बेसिक यूनिट है किसका? प्रोटीन का। ठीक है, ठीक है, किसका पार्ट है? ठीक है ना, किसका पार्ट है? आपके प्रोटीन का। बेटा ये जो प्रोटीन का बेसिक यूनिट है आपका, आपका कौन? एमाइनो एसिड। इस एमाइनो एसिड का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस हिसाब से होता है। एक कार्बन मॉलिक्यूल होता है जिसके एक तरफ आपका COH ग्रुप होता है, दूसरी तरफ आपका NH2 ग्रुप होता है, इधर की तरफ आपका H होता है और ये आपका R होता है। यानी कि एक कार्बन के अगेंस्ट यदि मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात करूं तो बेटा NH2 इज द एमाइन, COH इज द एसिड। इस कार्बन के एक तरफ एमाइन और एक तरफ एसिड मिलकर बनता है एमाइनो एसिड। ठीक है, देख बेटा ये नाइट्रोजन दिख रहा होगा तेरे को यहाँ। ठीक है, ये नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, मतलब कि एमाइनो एसिड है वह नाइट्रोजन है। एमाइनो एसिड है वह नाइट्रोजन है, तो जहाँ प्रोटीन होगा वह नाइट्रोजन नहीं होगा क्या? और जब प्रोटीन के साथ में आपका नाइट्रोजन होगा तो डेफिनेटली मैं एक बात बोल सकता हूँ कि सर आपका
जहां जहां प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा वहां वहां नाइट्रोजीनियस बेस्ड जो सब्सटेंसेज है वो रिलीज होंगे या नाइट्रोजीनियस बेस्ड सब्सटेंसेज है वो बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे सारे आपके प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है बेटा। ये जो आपका एमाइनो एसिड्स है वो कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का एमाइनो एसिड होता है, एक होता है एसेंशियल और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल, ठीक है। ये जो नाम है वो नाम आप याद रखो तो सबसे बढ़िया है, नहीं रखो तो और बढ़िया है, ठीक है ना। एसेंशियल एमाइनो एसिड जो है वो टोटल होते हैं आपके 8, नॉन एसेंशियल होते हैं आपके 10, ठीक है, और दो होते हैं सेमी एसेंशियल। नॉन आपका एसेंशियल 8, सेमी एसेंशियल 2, नॉन एसेंशियल आपके होते हैं 10, ठीक है। देख बेटा, ये जो सेमी एसेंशियल है इनको कुछ एक बुक है वो एसेंशियल के अंदर इंक्लूड करती है, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड 20, टोटल नंबर ऑफ नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड 10, टोटल नंबर ऑफ सेमी एसेंशियल एमाइनो एसिड 2, टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल एमाइनो एसिड 8। अब यहां जाके कंफ्यूज किया जा सकता है तू, कैसे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सर टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल एमाइनो एसिड, टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल एमाइनो एसिड ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी आपका 11। दूसरे इसी क्वेश्चन का ऑप्शन आइए, ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो देख बेटा, यदि 8 ऑप्शन में नहीं दिख रहा हो तो 10 सही होगा, यदि 8 ऑप्शन में हो तो ये करना है और जय माता जी का नाम ले लेना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो इस भाई साहब ने इस एमसीक्यू को बनाया उन्होंने कौन सी बुक रेफर की है, ठीक है। लेकिन 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड का होने की प्रोबेबिलिटीज है वो ज्यादा है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिएगा अगला बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा। अगला जो बात है वो इस बारे में है कि जो आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो टोटल 8 है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो 10 है और सेमी एसेंशियल है वो 2 है। जो आपके जो आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड है जिनके बारे में आपको 8 लिखा है उसका एक छोटा सा निमोनिक्स याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो जहां तक मेरा जो माइंड सेटअप काम करता है उसके अकॉर्डिंग शायद तक आपसे ओनली एसेंशियल अमाइनो एसिड है उसी के बारे में पूछा जा सकता है, जिनकी टोटल नंबर 8 है। वो है आपका TVTILL8PM, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तेरे को, ठीक है सर। टी का होता है आपका टायरोसिन, ठीक है जो टी है उससे आता है आपका थ्रियोनिन, ठीक है। वी वेलिन, टी ट्रिप्टोफेन, ठीक है। आई आइसोल्यूसिन, एल लाइसिन, ठीक है, एल ल्यूसिन, 8 पी फेनाइलएलानिन, एम का आपका मिथियोनिन, ठीक है। देख बेटा, टीवी टिल 8 PM, ठीक है, टीवी टिल 8 PM, ठीक है, टीवी टिल 8 PM, टी का थ्रियोनिन, वी का वेलिन, टी का ट्रिप्टोफेन, ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलना, TVTILL 8 PM, टोटल हो गए 8। कौन से देख, टी का थ्रियोनिन, वी का वेलिन, टी आई